नमस्कार आप सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी उसमें 6 रैंक प्राप्त की थी और हम काफ़ी दिन से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर काफ़ी उत्सुक थे और काफ़ी टेलीग्राम पे भी एक्टिव थे। कुछ टॉपिक्स मैंने भी कराए थे जो सेकंड पेपर से संबंधित थे। फर्स्ट पेपर की पीडीएफ मेरे पास आई है और काफ़ी अच्छा पेपर मुझे प्रथम दृष्टया लगा है। मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है कि आपकी शंकाओं को मैं दूर कर सकूं और जितना बढ़िया से बढ़िया तरीके से मैं सॉल्व कर सकूं। हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस के पेपर कुछ ऐसे बनते हैं कि सॉल्व करना थोड़ा गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। बाकी अगर होते हैं गलत तो आप कतई भी दिल पे मत लेना। कोशिश करेंगे हम अच्छे से अच्छे सॉल्व करने की। जो प्रश्न मैंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ मैंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। पहला प्रश्न जो है वो है कि किसके राज्य सिद्धांत को मिलके व्यक्तिवाद, मैटलैंड के बहुलवाद और मार्क के समाजवाद ने प्रभावित किया। तो इसका सही उत्तर होगा देखो हेराल्ड लास्की। अब मैं बताऊं क्यों होगा इसका आंसर। कि जब 1920 से और लगभग 1947 तक जब हम लास्की का चिंतन पढ़ते हैं तो लास्की सबसे पहले आपको दिखेगा मार्क्सवादी, उसके बाद ये हो जाएगा व्यक्तिवादी, मार्क्सवाद के तुरंत बाद ये व्यक्तिवादी हो जाता है, उसके बाद हो जाता है ये लोकतांत्रिक समाजवादी और लोकतांत्रिक समाजवादी के बाद में इसका चरण आता है बहुलवादी। मतलब ये अपने कैरियर में ऐसा व्यक्ति है जो मार्क्सवादी भी रहा है, उसके बाद ये व्यक्तिवादी भी रहा है, उसके बाद ये व्यक्ति लोकतांत्रिक समाजवादी यानी कि फैबियनवाद भी रहा है और उसके बाद ये बहुलवादी भी रहा है। तो ये मैटलैंड से भी प्रभावित है। सबसे पहले ये मार्क्स के मार्क्सवाद से बहुत ज़बरदस्त प्रभावित हुआ था। उसके बाद ये तुरंत जब माँ स्टालिन और उनकी इन्होंने क्रांति व्रांति देखी तो व्यक्तिवाद की तरफ आ गया कि मार्क्सवाद सही नहीं है। फिर ये लोकतांत्रिक इंग्लैंड में जब लोकतांत्रिक समाजवाद की फैबियनवाद की चर्चा ज़्यादा हुई तो इसको फैबियनवाद अच्छा लग गया। फिर उसके बाद बहुलवाद की तरफ ये चला गया। तो इसका कन्फर्म आंसर हेराल्ड लास्की होगा। अगला है राज्य की प्रकृति के बारे में उत्तर मार्क्सवादी प्रस्तावनाओं में क्रिस्टोफर पियर्सन। देखो क्रिस्टोफर पियर्सन का नाम हमने लास्ट स्कूल लेक्चरर की भर्ती में भी सुना था और उसमें क्या सुना था कि क्रिस्टोफर पियर्सन की एक किताब है और उस किताब का नाम है द मॉडर्न स्टेट। और इस मॉडर्न स्टेट जो है इसमें 7 या 8 इन्होंने राज्य की विशेषताएं बताई हैं। तो विशेषताओं को लेकर एक प्रश्न था। बाकी देखो यहाँ क्या प्रश्न है, यहाँ है उत्तर मार्क्सवाद से संबंधित। तो पोस्ट मार्क्सिज्म का मतलब क्या है कि वो मार्क्सवाद की अवधारणा को क्या कर रहे हैं, नकार रहे हैं। भाई पोस्ट मॉडर्निज्म या इसका मतलब वो किसको नकार रहे हैं, मॉडर्निज्म की अवधारणा को। तो निश्चित रूप से मान के चलो कि उत्तर मार्क्सवाद है तो वो एक वर्ग के हितों का तो कार्य करेगा ही नहीं। भाई उत्तर मार्क्सवाद क्या कहेगा कि मार्क्सवाद सही नहीं है, यानी कि राज्य स्पष्ट रूप से किसी एक वर्ग के हितों का कार्य नहीं करता। इस राज्य में क्या होते हैं, अखाड़े चलते रहते हैं, बुद्धिजीवियों के संघर्ष चलते रहते हैं और यही क्या है उत्तर मार्क्सवाद। उत्तर मार्क्सवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि राज्य स्पष्ट रूप से किसी एक वर्ग के हितों का कार्य करता है। ये सही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने तर्क दिया कि सरकारों को पूर्ण रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास छोड़ देने चाहिए। ये स्टेटमेंट आपने खूब पढ़ा होगा। 1980 के दशक में ब्रिटिश जो थे एफ ए हेग जो थे उन्होंने दासता का मार्ग, रोड टू सर्फडम, जब रीगनवाद और थ्रेचरवाद को ये लेकर आए तो उन्होंने बताया कि राज्य जो नौकरियां प्रदान कर रहे हैं ये नौकरियां इनको प्रदान नहीं करनी चाहिए, रोजगार प्रदान नहीं करने चाहिए, राज्य को हित के काम नहीं करने चाहिए, राज्य को अपने हाथ समेट लेने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, एफ ए हेग ने। अगला है रेलिंग अराउंड द सबाल्टन। ये किसकी है रेलिंग, ये रेलिंग ऐसा है RALLYING, रेलिंग अराउंड द सबाल्टन। इसको मैंने देखा था, ये एक रिसर्च पेपर है जो सबाल्टन स्टडीज से संबंधित है। हो सकता है आपने इसको सुना नहीं हो, मैंने भी नहीं सुना था, तो मैंने गूगल का सहारा लेके इसको देखा था और इसका सही उत्तर है क्रिस्टोफर बेली। क्रिस्टोफर बेली का ये लेख है रेलिंग अराउंड द सबाल्टन। इसको आप देखो, ये अच्छा प्रश्न है कि जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता के विधिक सिद्धांत से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत है, उसमें आप एक चीज तो मान के चलो कि एक शासक होता है और उसमें पूरी की पूरी संप्रभु की शक्ति समाहित होती है। तो इसमें देखो तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ो कि कानून संप्रभु के आदेश जैसे किसी एक स्रोत से ही उत्पन्न नहीं होते। बिल्कुल गलत है, एक स्रोत से ही उत्पन्न होते हैं और जो शासक होता है वही पूरे के पूरे कानून बनाता है। एक चीज है कि कानून का नैतिक महत्व अप्रासंगिक होता है, ये तो अपन नहीं मान सकते। अप्रासंगिक तो कैसे होगा, नैतिक महत्व भी प्रासंगिक होता है। तो इसमें ये जो ऑप्शन है कि राज्य कानूनी व्यवस्था है जिसमें सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का सर्वोच्च स्रोत होता है, तो एक जो है वो कतई सही है, केवल एक सही है मेरे हिसाब से इसका उत्तर। देखते हैं आरपीएससी क्या मानती है। छठवां प्रश्न है कि उत्तर औपनिवेशिक राज्य में संपत्तिशाली शोषक वर्गों के गठजोड़ के रूप में हमजा अलवी का नाम आपने सुना होगा। और हमजा अलवी ने दो देशों की स्टडी की मुख्य रूप से, एक तो इन्होंने स्टडी करी पाकिस्तान की और एक इन्होंने स्टडी की थी बांग्लादेश की। कोशिश करेंगे हम पूरे 150 प्रश्न हल करने की, जितने हो जाते हैं अपन से उतना करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्टडी करी और इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने बताया कि यहाँ जो धार्मिक संस्थाएं हैं और नौकरशाही है, इन दोनों संस्थाओं ने बहुत ज़्यादा यहाँ क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। और इसलिए इन दोनों जो देश हैं इनको इन्होंने अल्प विकसित राज्य, कैसे राज्य की संज्ञा की थी, अल्प विकसित राज्य की संज्ञा दी थी किसने, हमजा अलवी ने, पाकिस्तान और बांग्लादेश को। तो देखो जमींदारों जैसी कोई बात मैंने तो हमजा अलवी के चिंतन में देखी नहीं। इसको आप ले सकते हो न औपनिवेशिक बुर्जुआ वर्ग, क्योंकि ये औपनिवेशवाद से पीड़ित रहे, धार्मिक अवजात तो होगा ही होगा, और स्वदेशी बुर्जुआ वर्ग। जमींदार वर्ग जैसी बात मुझे नहीं दिखती। मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो है जमींदार वर्ग। हमजा अलवी जमींदार वर्ग की कोई बात नहीं करता। अगला जो प्रश्न है वो है इसके ऊपर, शक्ति की एक स्टेटमेंट है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने शक्ति के बारे में राजनीति, शक्ति और उसके उपयोग से संबंधित, देखो ये शब्द है ना, मूल्यों, विचारों, व्यक्तियों, हितों और मांगों के बीच चयन शामिल होता है। आज श्यामलाल वर्मा की किताब आपने पढ़ी होगी सबने, उच्चतर आधुनिक राजनीति सिद्धांत करके जो है, उस किताब में सीधा सीधा स्टेटमेंट है ये माइकल कर्टिस का। मैंने जो नोट्स दिए थे, मेरे जो शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हैं, उसमें भी ये सीधा हुआ है माइकल कर्टिस का स्टेटमेंट, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है। अगला जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के उदारवादी सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। देखो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है ये कि उदारवादी सिद्धांत को आते ही आपको तीन चार चीज़ें तो दिमाग में बिल्कुल टिक कर जानी चाहिए। चयन की स्वतंत्रता होगी, व्यक्ति के विवेक पर निर्णय होगा, राज्य की कम भूमिका होगी, राज्य अत्यल्प रूप में होगा, राज्य सीमित राज्य होगा, राज्य हस्तक्षेप राज्य होगा। व्यक्ति को क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा, व्यक्ति को विवेक के आधारित निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। उसके साथ साथ क्या होगा, केवल उतनी सीमा तक अस्तित्व रहेगा जितना व्यक्ति चाहते हैं, राज्य ज़्यादा सीमा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यह सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण और सर्वशक्तिमान राज्य की वकालत करता है। कतई गलत है, सीधा आप इस ऑप्शन को कर सकते हो, कतई गलत है ये ऑप्शन, क्योंकि कहीं भी वो सर्वशक्तिमान राज्य की वकालत नहीं करते हैं उदारवादी। अगला है कि राज्य को संप्रभु शक्तियां सौंपने में असहजता, जबकि साथ ही यह दावा किया कि अंतिम संप्रभुता जनता के पास है। निम्नलिखित में से किसने इसे संप्रभुता का विरोधाभास कहा। संप्रभुता का विरोधाभास, नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, एक किताब थी कैलकुलस ऑफ कंसेंट, और इसे संप्रभुता का विरोधाभास किसने कहा था, जेम्स बुकानन। जेम्स बुकानन, इसको आप याद रखना, जेम्स बुकानन की शब्दावली है ये, संप्रभुता का विरोधाभास आपने पढ़ ली होगी, नोट्स में है ये, और मिल जाती है ज़्यादातर जेम्स बुकानन के बारे में, क्योंकि जब अपन तार्किक चयन सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहाँ जेम्स बुकानन का नाम खूब अच्छे से आता है। और जेम्स बुकानन के बारे में है, एक तो कैलकुलस ऑफ कंसेंट इनकी बुक है, एक इन्होंने क्रायोजीवी विरोधाभास वाली भी संकल्पना दी है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है कैलकुलस ऑफ कंसेंट के ऊपर, सहमति की गणना और संप्रभुता का विरोधाभास भी शब्दावली किसकी है, जेम्स बुकानन की। अगली जो चीज़ है ये स्टेटमेंट, यह असंभव नहीं लेकिन कठिन है कि वेबर की योजना में सहमति, ईश्वरीय अधिकार, सामाजिक अनुबंध, बुद्धिमानों का अधिकार सहज रूप से समायोजित किया जा सके, ये सभी मेरी विचारधारात्मक वैधता के स्रोतों की श्रेणी में आएंगे। देखो एस.एल. वर्मा की जो बुक है ना, उसमें वैधता काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। श्यामलाल वर्मा की जो बुक है बहुत
बहुत डिटेल में दिया हुआ है वैधता जो है। वहाँ एक जगह पे छोटी सी चर्चा तो है इस चीज़ की, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसका मेरे हिसाब से जो आंसर है वो है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन कुछ कुछ ऐसी बातें करता है कि वैधता के जो प्रकार ये दिए हैं मैक्स वेबर ने, ये पहले ही मैंने दे दिए हैं, और ये पहले ही मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं, और ये मेरी विचारधारात्मक वैधता की श्रेणी में आएंगे, ऐसा कुछ कहता है डेविड ईस्टन। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है डेविड ईस्टन। ये बिल्कुल इजी प्रश्न है कि कौन सा विकल्प द्वितीय श्रेणी के अधिकारों का सर्वोच्च वर्णन करता है। कारेल बसाक, नाम याद रखेंगे, आपको पता ही होगा। कारेल बसाक 3 प्रकार के अधिकार बताता है, प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के। नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो हैं वो प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो हैं, जो राज्य द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, वो द्वितीय पीढ़ी में आते हैं। और सांस्कृतिक और पर्यावरणीय अधिकार जो हैं, आधुनिक जो श्रेणी के हैं, वो तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, संपत्ति के स्वामित्व और धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, मतदान करने और न्यायालय में गवाही करने, ये नागरिक अधिकार हो गए। आदिवासी लोगों के सांस्कृतिक अधिकार तीसरी पीढ़ी के अधिकार है, ना कि द्वितीय पीढ़ी के। तो कल्याणकारी अधिकार जहाँ आ गए वहीं आप मान लो क्या होंगे, द्वितीय पीढ़ी के अधिकार होंगे। अगला है वैधता का उदारवादी सिद्धांत। देखो, लिबरल थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी, जोसेफ राज, बिल्कुल सही है, जोसेफ राज की ही है लिबरल थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी। अगला है डिस्कोर्स थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी, जुर्गेन हैबरमास की है। डिस्कोर्स जो विमर्श सिद्धांत जो है उससे बहुत अच्छे से जुर्गेन हैबरमास जुड़े हुए हैं। वैधता की सामाजिक वैज्ञानिक अवधारणा डेविड मिलर की है। वैधता का एगोनल थ्योरी विलियम कॉनोली की है। देखो, एक किताब में मैंने एगोनल थ्योरी को विलियम कॉनोली से जुड़ा तो मैंने देखा है, मैं आपको बताऊं, पर मैंने एक किताब में इसका नाम, ये जो लेकलाउ और माउफे है ना, इनका नाम भी मैंने पढ़ा है। बाकी देखो, इनको लेके मैं श्योर हूँ। जोसेफ राज का है, विमर्श जो सिद्धांत है जुर्गेन हैबरमास का है, और सामाजिक जो वैज्ञानिक अवधारणा है, मैंने सामाजिक में डेविड मिलर का न्याय के रूप में नाम सुना है। बाकी मैंने वैधता की सामाजिक वैज्ञानिक अवधारणा डेविड मिलर की नहीं पढ़ी। मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो होगी एगोनल थ्योरी। और एगोनल थ्योरी जो है मैंने एक किताब में पढ़ी थी, ये लेकलाउ और माउफे की है। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर एगोनल थ्योरी वाला होगा। बाकी देखते हैं आरपीएससी क्या मानती है। अपन सॉल्व भी कर रहे हैं पेपर, हो सकता है मेरे नंबर भी इसमें 50 आए। आर एस टोनी, टोनी को अपन सब जानते हैं, समानता के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, और तुरंत जैसे ही टोनी सामने आता है वैसे ही अपन एक चीज़ जानते हैं, मेडक दर्शन या टेड पॉल फिलोसॉफी। और यहाँ दर्शन भी हो रहे हैं उसके, कि उन्होंने परिणाम की समानता को टेड पॉल दर्शन यानी मेडक दर्शन के रूप में आलोचना की थी। बिल्कुल सही है। उन्होंने तर्क दिया कि साझा संस्कृति का व्यवहारिक आधार बनाती है जो बंधुत्व की एकीकृत शक्ति पर आधारित होती है। मेरे हिसाब से दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। समानता के ऊपर काफ़ी अच्छा काम है इनका। टेड पोल दर्शन तो बिल्कुल सही है। एफ ए हेयक के स्वतंत्रता पर विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्वतंत्रता को प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। वे कानून और स्वतंत्रता को सुसंगत मानते हैं, ठीक है। वे कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हैं क्योंकि वह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना को कमजोर करता है, जो कि स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर थर्ड कतई सही है, कल्याणकारी राज्य की बिल्कुल आलोचना करते हैं एफए। दूसरा, कानून और स्वतंत्रता को सुसंगत मानते हैं, बिल्कुल सही है। आंतरिक, शक्ति रूपी, व्यक्तिगत, 4 प्रकार की स्वतंत्रता एफए मानते हैं, और कानूनों से आपस में जुड़ा हुआ मानते हैं स्वतंत्रता को। यह है कि वे स्वतंत्रता को प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के रूप में मानते हैं। देखो, प्रतिबंधों की अनुपस्थिति जो है वो मेरे हिसाब से जो क्लासिकल लिबरलिस्ट थे, जो परंपरागत उदारवादी थे, वो प्रतिबंधों की अनुपस्थिति की बात करते थे। पर नव उदारवाद जो है उसमें ऐसी स्थिति तो मैंने पढ़ी नहीं कि प्रतिबंधों की अनुपस्थिति, मतलब लॉक के टाइम पे अपन प्रतिबंधों की एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट अगर हम देखें तो लॉक के टाइम पे, या फिर अपन हेयक की जगह नॉजिक होता ना यहाँ पे, तो अपन थोड़ा सा और अच्छा मान सकते थे। मेरे हिसाब से इसका जो उत्तर होगा वो 2 और 3 सही होना चाहिए। एक शायद ही आरपीएससी माने कि प्रतिबंधों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट को हॉब्स और लॉक से जोड़ सकते हैं, ये जैसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं कि इसको आरपीएससी क्या मानती है। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर 2 और 3 सही है। अगला है कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, बढ़िया ढंग से खूब
आया हुआ प्रश्न है, सब जगह पे आपने पढ़ा होगा। जैसे ही माइकल वॉल्जर आप पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा। हो सकता है आपको हिंदी में नाम ऐसा लग रहा हो, समालोचनात्मक सहसंगवाद। बाकी क्रिटिकल एसोसिएशनिज्म, ये क्या है? आलोचनात्मक, वही चीज़ है ये, आलोचनात्मक साहचर्यवाद के जो भी संघ होते हैं, एक तरह वितरण किया जाना संभव नहीं है। बहुत सारे मानक होते हैं, बहुत सारे मानकों के आधार पर संघों का निर्माण किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? आलोचनात्मक संघवाद, या आलोचनात्मक सहसंघवाद कह लो, समालोचनात्मक सहसंघवाद कह दो, आलोचनात्मक साहचर्यवाद कह लो, चाहे समालोचनात्मक साहचर्यवाद कह लो। इंग्लिश में एक ही शब्द रहेगा, क्रिटिकल एसोसिएशनलिज्म। और ये किससे संबंधित है? माइकल वॉल्जर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भले ही हम वैश्विक नागरिकता की व्यवस्था को अस्वीकार कर दें, फिर भी किसी न किसी रूप में वैश्विक उन्मुख नागरिकता एक न्यूनतम आवश्यकता है। देखो, अब थोड़ा सा मैं क्रैक करने का तरीका बताता हूँ आपको। एंड्रू लिंकलेटर तो यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल थ्योरी का सवाल है। लिंकलेटर कहीं भी थ्योरी में नहीं आता, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आता है लिंकलेटर। मार्क्सवादी चिंतक है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का थिंकर है। अगला है भीखू पारिक। भीखू पारिक जो है ये बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित है। और एक नाम आ रहा है यहाँ, डेविड हेल्ड। और डेविड हेल्ड का बहुत गजब का काम है वैश्विक नागरिकता के ऊपर। देखो, वैश्विक नागरिकता में मैं दो तीन नाम जानता हूँ, थॉमस पोगे, मार्था नुसबाम, डेविड हेल्ड। इन तीन नामों को तो मैं जानता हूँ। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर डेविड हेल्ड एवं मैग्र्यू है। मुझे सेम स्टेटमेंट नहीं है, पर राजीव भार्गव की किताब में वैश्विक नागरिकता के ऊपर डेविड हेल्ड का काम दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया ढंग से दिया हुआ है। डेविड हेल्ड और एमेनुअल बालस्टीन का वहाँ काम है। राजीव भार्गव की किताब में से अगर आपने नागरिकता देखी है तो आपको डेविड हेल्ड का नाम 100% क्लिक कर रहा होगा, 100%, क्योंकि डेविड हेल्ड का नाम वैश्विक नागरिकता में आता है। ये देखो, ये सीधा राजीव भार्गव में से है, सीधी स्टेटमेंट है, बढ़िया। जैसे ही अपन न्याय सिद्धांत पढ़ते हैं तो न्याय सिद्धांत में हम सबके पढ़ लेते हैं, रोल्स का पढ़ लेते हैं, नॉजिक का पढ़ लेते हैं, उसके बाद वोल्जर का पढ़ लेते हैं, और उसके बाद एक नारीवादी विचारक आती हैं, सुसान मोलर ओकेन। और ये एक किताब लिखती हैं, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। और ये कहती हैं कि जितने भी अब तक के न्याय सिद्धांत दिए गए उन सब में महिलाओं की उपेक्षा हुई है, उन सब में कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक समाज को, पैट्रियार्कल सोसाइटी को बढ़ावा दिया गया है। तो जस्टिस, जेंडर एंड जो फैमिली है, ये बुक से ही आप पहचान सकते हो, सुसान मोलर ओकेन की है। जितने भी सिद्धांत दिए गए थे उन सब सिद्धांतों की एकमात्र आधार पर आलोचना करती हैं, किसके आधार पर? नारीवाद के आधार पर। कौन है ये? सुसान मोलर ओकेन। इनका नाम आप याद रखोगे, खूब सारा आया हुआ प्रश्न है, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। ये प्रश्न तो मुश्किल ही किसी का गलत हुआ होगा। अगली चीज है, अब आए हैं लोकतंत्र के ऊपर अपन। निम्नलिखित में से किस समूह को एथेंस की लोकतंत्र प्रणाली और रूसो की लोकतंत्र की अवधारणा दोनों ने राजनीतिक भागीदारी से बाहर रखा है? ट्रिकी क्वेश्चन है। एथेंस मतलब अरस्तु, प्लेटो, उसके बाद रूसो। अरस्तु और रूसो में क्या समानता है? अरस्तु और रूसो में एक समानता अपन को दिखती है कि अरस्तु भी महिलाओं को नीचा स्थान देते हैं और रूसो भी महिलाओं को नीचा स्थान देते हैं। रूसो भी महिलाओं को कहीं भी किसी भी कार्य में शामिल नहीं करता है। रूसो का हमने पढ़ा होगा, महिलाओं के बारे में उनके कोट भी हैं। तो अगर एथेनियन लोकतंत्र की बात अपन करेंगे तो वहां ना तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, ना दासों को था, ना बूढ़े बड़े लोगों को था। वहां जो था, मतलब पॉलिटिक्स में शामिल होने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे और जिनको सिटीजनशिप प्राप्त होगी। ना तो महिलाओं को नागरिकता थी, ना दासों को नागरिकता थी, ऐसे लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महिलाएं। ना तो रूसों ने महिलाओं को भागीदारी दी, ना एथेंस का जो लोकतंत्र था, जो अरस्तु प्लेटो के टाइम पे था, वहाँ भी कहीं नागरिकता भी और जो राजनीतिक भागीदारी थी वो प्राप्त नहीं थी। इसका उत्तर क्या होगा? महिलाएं। अरेंज लिस्पार्ट, अरेंज लिस्पार्ट को देखते ही दो तीन चीजें याद आ जानी चाहिए। पजल्स ऑफ डेमोक्रेसी
और भी खूब सारी अरेंज लिस्ट पार्ट के बारे में चीज़ें हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक दिन 8 से 9 किताबें इनकी अरेंज लिस्ट पार्ट की डाली थी, और मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि इन्होंने सहवर्तनी लोकतंत्र के अंतर्गत कितने देशों का अध्ययन किया था। बाकी वो प्रश्न नहीं आया, ये प्रश्न थोड़ा डीप आया है कि अरेंज लिस्ट पार्ट की संरचना के अंतर्गत समरूप राजनीतिक संस्कृति और प्रतिस्पर्धी अभिजात वर्गीय व्यवहार वाले समाज में किस प्रकार का लोकतंत्र विकसित होने की सबसे अधिक संभावना रहती है। देखो, ये इसका उत्तर बहुत सारे लोग सहवर्तनी लोकतंत्र के रहे होंगे। पहली बात तो, सहवर्तनी लोकतंत्र के अंतर्गत समरूप राजनीतिक संस्कृति नहीं होती। पहली बात, समरूप राजनीतिक संस्कृति कभी नहीं होती, क्योंकि वहाँ हर जो वर्ग होता है, हर जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है, उन सबको अलग अलग तरीके की राजनीतिक उनकी संस्कृति होती है, अलग अलग तरीके के उनके अधिकार होते हैं। पहली बात। दूसरा, अभिजात वर्गीय व्यवहार वहाँ नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर होगा वो होगा केंद्राभिमुख लोकतंत्र, यानी सेंट्रीपेटल डेमोक्रेसी। केंद्र की तरफ समरूप राजनीतिक संस्कृति है तो किसकी तरफ होगा? केंद्र की तरफ अभिमुख होगा। ये मेरे हिसाब से उत्तर है, और मैं 50-50 मानता हूँ इसका उत्तर हो सकता है कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी मान लें, क्योंकि अरेंज स्पार्ट का नाम जहाँ भी आता है वहाँ सहवर्तनी लोकतंत्र का नाम आ जाता है। तो आप इसको स्टार लगा लो। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर है केंद्राभिमुख लोकतंत्र। अगर मैं होता तो इसका उत्तर केंद्राभिमुख लोकतंत्र करता। हो सकता है इसका उत्तर सहवर्तनी लोकतंत्र मान लिया जाए, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी मान लिया जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आप भी प्रश्नों को लेकर उत्सुक हैं और मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। शास्त्रीय लोकतंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शास्त्रीय लोकतंत्र जो पुराने टाइम पे लोकतंत्र था, यह एथेनियन मॉडल पर आधारित है। शासन की प्रक्रिया में नागरिकों की प्रत्यक्ष एवं निरंतर भागीदारी इसकी विशेषता है। बिल्कुल सही है, जो शास्त्रीय लोकतंत्र था वो एथेनियन लोकतंत्र पर आधारित था। इसमें प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत और उपयोगितावाद से जुड़ा है। बिल्कुल गलत है, कहीं भी इसमें प्राकृतिक अधिकारों की और उपयोगितावाद की चर्चा नहीं होती। कहीं भी इसमें वोट डालने के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार नहीं माना जाता। इसमें खूब सारे लोगों को जो वोट डालने का अधिकार है उससे वंचित किया जाता है। इसमें केवल एक सही है, दो इसका ऑप्शन सही नहीं है। अगला है सीवी मैकफर्सन, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स लॉक को स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी बोलने वाले और एक उदार समतावादी विचारक हैं सीवी मैकफर्सन। बहुत बढ़िया इनका चिंतन है। सीवी मैकफर्सन के लोकतंत्र पर विचारों से रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, क्या है इनकी किताब का नाम? रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, और 4 प्रकार के बताते हैं ये। मैकफर्सन का तर्क है कि एक सच्चा लोकतांत्रिक समाज सामाजिक सहयोग की शक्तियों को बढ़ाने की बजाय समग्र संतुष्टि को अधिकतम करता है। देखो, कहीं बैठता है क्या? मैकफर्सन प्रतिस्पर्धी दलों और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाओं को मिलाकर एक प्रणाली पर आधारित परिवर्तन का तर्क देते हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि प्रतिस्पर्धी दलों और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाओं को मिलाकर एक प्रणाली पर आधारित परिवर्तन का तर्क देते हैं। तो दो तो बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सामाजिक शक्तियों को बढ़ाने की बजाय समग्र संतुष्टि को अधिकतम करता है। एक ये शब्द आ रहा है समग्र संतुष्टि, ये मुझे कहीं भी लोकतंत्र के आधार पर कहीं भी सही नहीं दिखता। ऐसा कोई लोकतंत्र हो ही नहीं सकता जिसमें क्या प्राप्त हो जाए? समग्र संतुष्टि, पूरी तरह से संतुष्ट किया जा सके या फिर पूरी तरह से सहमति बन सके। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। केवल कथन 2 सही है मैकफर्सन वाले में। अगला जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र के संदर्भ में डेलीगेट और ट्रस्टी दृष्टिकोणों के बारे में सही नहीं है। डेलीगेट तो होते हैं देखो जो प्रतिनिधि वगैरह चुनते हैं, ट्रस्टी अपन देखते हैं। डेलीगेट दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं को स्पष्ट हिसाब के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि जनता ही उनको चुनती है उन प्रतिनिधियों को, और उनके अनुसार इसको काम करना चाहिए। डेलीगेट मॉडल के समर्थक तर्क देते हैं कि स्वशासन को प्रभावी बनाने के लिए हमें प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से जवाबदेह बनाने के, ठीक है। ट्रस्टी मॉडल के बौद्धिक मार्गदर्शक जेम्स मेडिसन का मानना है, देखो ये जो ट्रस्टी मॉडल है ना, इसके बौद्धिक मार्गदर्शक जेम्स मेडिसन नहीं है। पहली बात तो ट्रस्टी जो मॉडल है इसके मार्गदर्शक हैं एडमंड बर्क। मेरे हिसाब से यही इसका आंसर होगा। ट्रस्टी मॉडल को जब हम पढ़ते हैं प्रतिनिधित्व को, पर ये प्रतिनिधित्व में चलता है क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में दे दिया है ये प्रश्न, बाकी रिप्रेजेंटेशन हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है नहीं। तो मेरे हिसाब से ये ट्रस्टी मॉडल जो मैंने पढ़ा था इसमें इसका जो बौद्धिक मार्गदर्शक है वो जेम्स मेडिसन नहीं है, और ये स्टेटमेंट ही संपूर्ण राष्ट्र का हित से जहाँ तो बल्कि पूरे समाज की सामान्य बुद्धि से उत्पन्न होने वाला सामान्य तो होना चाहिए। एडमंड बर्क का ये स्टेटमेंट है, ये मैंने पढ़ा है।
अगला जो प्रश्न है वो है नव उदारवाद से संबंधित। नव उदारवाद यानी आज के पेपर में नव उदारवाद खूब छाया है। एक नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन खूब छाए हैं। नव उदारवाद का मतलब है राज्य की अतल भूमिका, राज्य बहुत कम कार्यों में हस्तक्षेप करेगा, पूरी तरह व्यक्ति को क्या छोड़ेगा, स्वतंत्र छोड़ेगा। नव उदारवाद के संदर्भ में गलत कथन पूछ रहा है, मतलब गलत कथन कौन सा है कि नव उदारवाद व्यक्ति की पूर्ण स्वायत्ता और समर्थन का स्वतंत्रता का समर्थन करता है। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। दार्शनिक रूप से नव उदारवाद मानव जीवन के नियतिवादी दृष्टिकोण का खंडन करता है। बिल्कुल करता है। योग्यता पे बल देता है, ये भाग्य पे बल देता ही नहीं है कि व्यक्ति अगर योग्य है तो वो सब कुछ कर सकता है। नवोदारवाद व्यक्तियों के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में राज्य की सकारात्मक भूमिका नहीं, सकारात्मक भूमिका का तो कोई समर्थन का मतलब ही नहीं है। सही उत्तर नवोदारवाद का यही होगा। देखो, परामर्शात्मक लोकतंत्र इधर देख लेते हैं आप थोड़ा सा, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। तो ये इसको क्या मान के चलें आप, हम जो सुनते आ रहे हैं विमर्शी लोकतंत्र। विमर्शी लोकतंत्र के बारे में ये सवाल है, और विमर्शी लोकतंत्र के बारे में क्या पूछ रहा है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्शात्मक लोकतंत्र यानी कि विमर्शी लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है। तो मतलब गलत स्टेटमेंट देखना है हमें जो विमर्शी लोकतंत्र का है। पहला कि वोट केंद्रित दृष्टिकोण की कमियों को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक परामर्श और राय पर निर्णय देते हैं कि बहुत सारे लोग जो भी निर्णय लिए जाएं वो परामर्श से लिए जाएं, राय से लिए जाएं, एक तार्किक रूप से निर्णय लिए जाएं। ये संकल्पना आई थी परामर्शी लोकतंत्र की, यानी विमर्शी लोकतंत्र की। सिद्धांतकारों ने अपनी निगाहें मतदान बूथ से, ठीक है, सार्वजनिक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया पर केंद्रित, बिल्कुल सही है। एक विमर्शी लोकतंत्र में हम अन्य लोगों के व्यवहार को केवल उनकी मांगों पर गैर बाध्यकारी चर्चा के माध्यम से बदलने का प्रयास करेंगे, ना कि उनके दुरुपयोग, प्रचार, धोखा या धमकी के माध्यम से। डेविड हार्वे जो इस नए लोकतंत्र मॉडल के एक संस्थापक हैं, इन्होंने परामर्शात्मक मोड यानी डेलिब्रेटिव टर्न, मुझे उम्मीद है कि ये शब्दावली आपने पढ़ी होगी। विमर्शी लोकतंत्र में एक विचारक हैं, एक, जब हम विमर्शी लोकतंत्र पढ़ते हैं तो अपन एक तर्कमूलक लोकतंत्र करके पढ़ते हैं कि विमर्शी लोकतंत्र को तर्कमूलक लोकतंत्र कौन कहता है, जॉन ड्राइजैक। और जॉन ड्राइजैक के बारे में पढ़ते हैं हम कि ये विमर्शी लोकतंत्र में किसकी चर्चा करते हैं, डेलिब्रेटिव टर्न की बात करते हैं। तो डेविड हार्वे नहीं करते, डेलिब्रेटिव टर्न की बात कौन करता है, जॉन ड्राइजैक। मेरे हिसाब से इसका 4 ऑप्शन जो है वो कतई गलत है। अगला देखो आप, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान नव मार्क्सवादी हैं। नव मार्क्सवाद का मतलब क्या है, जिन्होंने मार्क्सवाद की जो मार्क्सवाद की मूल मान्यताएं थी कि एक तरफ पूंजीवाद होता है, एक तरफ बुर्जुआ वर्ग होता है, एक तरफ सरबारा वर्ग होता है, और संपत्ति का जो होता है, आर्थिक मुद्दे जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, केवल आर्थिक मुद्दों की बात थी मार्क्सवाद में। उसके बाद जो मार्क्स के जो सिद्धांत थे उनका खंडन किया और फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना हुई और एक नया चिंतन आया, नव मार्क्सवादी चिंतन, या उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल थ्योरी या आलोचनात्मक सिद्धांत। और उस नव मार्क्सवादी जो है उनमें कौन कौन थे, देखो, मैक्स हर्कहाइमर और थियोडोर एडोर्नो, ये दोनों तो स्थापित करता ही थे। उसके बाद में जुर्गेन हाबरमास को हम नव मार्क्सवाद की दूसरी पीढ़ी का कहते ही हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे जिन्होंने वन डायमेंशनल मैन लिखी थी, ये भी नव मार्क्सवादी थे। रोजा लग्जमबर्ग स्टालिन, लेनिन इनके टाइम की थी, और ये नव मार्क्सवादी नहीं थी, ये क्लासिक मार्क्सवादी थी। तो 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 रोजा लग्जमबर्ग इसका आंसर नहीं होगी। रोजा लग्जमबर्ग नव मार्क्सवादी नहीं है, परंपरागत मार्क्सवादी विचार का है रोजा लग्जमबर्ग, याद रखना। जॉन मैगवायर, देखो नाम तो मैंने भी इनका आज पहली बार सुना है, बाकी ये प्रश्न मैंने देखा तो जॉन मैगवायर के नाम मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या के अनुसार जब आधुनिक राज्य यह दावा करते हैं कि वह समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वास्तव में वह केवल बुर्जुआ वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मजदूरों की पूरी अनदेखी करते हैं। वास्तव में केवल एक भ्रांतिपूर्ण तरीके से मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे वे अपने बारे में वैचारिक भ्रम में रहें। सभी सामाजिक वर्गों का निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। केवल शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और मजदूरों को सक्रिय रूप से दबाते हैं ना, सक्रिय रूप का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे हिसाब से जो इसका सबसे सही उत्तर है वो है ये वैचारिक भ्रम वाला, कि ये वैचारिक भ्रम में रहें और इनको दिमाग में बैठाते रहें कि हम आपका भी प्रतिनिधित्व करते हैं, हम आपका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी मैंने पहली बार सुना है जॉन मैगवायर का नाम। उस देखते हैं आरपीएससी क्या आंसर मानती है।
निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन शास्त्रीय उदारवाद के बारे में सही नहीं है? यानी शास्त्रीय उदारवाद जो है, पहले वाला जो उदारवाद था, इसे स्वेच्छा तंत्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। समकालीन शास्त्रीय उदारवाद अब जो है वो कौन सा है? यह स्वेच्छाचारता आधारित व्यक्तिवाद को पुनर्स्थापित करता है। वित्त पोषित कल्याणकारी कार्यक्रमों का भाई कम से कम 4 प्रश्न तो उदारवाद की मूल मान्यताओं के ऊपर है, 4-5 प्रश्न तो, कि कहीं राज्य का कल्याणकारी योजना है, कतई नहीं करता ये वित्तीय कल्याणकारी कार्यक्रमों का समर्थन। ये प्रश्न तो किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। ये प्रश्न है, कौन सा कथन रूढ़िवादी विचारकों के बारे में सही नहीं है? ये अनुदारवाद या रूढ़िवाद से संबंधित है। एडमंड वर्क की एक बुक है रिफ्लेक्शन एंड रिवोल्यूशन इन फ्रांस। ये मानव के सार्वभौमिक अधिकारों और इनका क्या करता है, विरोध करता है। जो प्राकृतिक अधिकार जो थे उनका विरोध करता है। एडमंड वर्क सब हमने पढ़ा है। फ्रेडरिक जो है द रोड टू सर्वप्रम में आर्थिक हस्तक्षेप को तानाशाहीपूर्ण मानते हैं, बिल्कुल सही है। दासता का मार्ग कहते हैं ये जो कल्याणकारी योजनाएं होते हैं उनको क्या कहते हैं, दासता का मार्ग, के बाद में आगे जाके क्या बन जाएंगी, ये तानाशाहीपूर्ण बन जाएंगी। अगली चीज़ है, माइकल ऑक्सफोर्ड ने पारंपरिक मूल्यों और स्थापित रीति रिवाजों के पद्धति में अज्ञात की तुलना में परिचित को, अप्रयुक्त की तुलना में परखा हुआ को, रहस्य की तुलना में तथ्य को और वास्तविक को प्राथमिकता देने की बात कही। रॉबर्ट नोजिक ने अपनी पुस्तक टू चेयर्स ऑफ कैपिटलिज्म, अगर आपने पढ़ी हो तो, एक समकालीन रूढ़िवादी विचारक हैं अमेरिका के और उनका नाम है एर्विंग क्रिस्टल। और एर्विंग क्रिस्टल को जब हम पढ़ते हैं तो एर्विंग क्रिस्टल की बहुत फेमस किताब है एक, टू चेयर्स ऑफ कैपिटलिज्म, टू चेयर्स फॉर कैपिटलिज्म। ये नोजिक की नहीं है, ये किसकी बुक है, एर्विंग क्रिस्टल की। अगली जो चीज़ है कि रूढ़िवाद से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए, कि रूढ़िवाद से संबंधित गलत कथन कौन सा है उसकी पहचान करनी है। रूढ़िवादी मानते हैं कि मनुष्य त्रुटिपूर्ण प्राणी है, बिल्कुल अपूर्ण मानते हैं कि पूर्ण इंसान है ही नहीं। रूढ़िवादी मानते हैं कि जैविक सामाजिक पदानुक्रम पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। पदानुक्रमता का समर्थन करता है रूढ़िवाद। रूढ़िवादी मानते हैं कि व्यक्ति परस्पर सहयोग के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। अपूर्ण है और पदानुक्रम पर निर्भर है। रूढ़िवादी समाज के योग्यतावाद के विचार में विश्वास करते हैं, बिल्कुल गलत है। योग्यतावाद में कौन विश्वास करता है, उदारवाद। और उदारवाद की जस्ट अपोजिट विचारधारा है अनुदारवाद, यानी कि रूढ़िवाद। रूढ़िवाद कहीं भी योग्यतावाद में विश्वास नहीं करते। रूढ़िवाद हमेशा जैविक समाज अपूर्णता में विश्वास करते हैं। योग्यता नहीं है, मनुष्य पूरी तरह योग्य नहीं हो सकता। मनुष्य कैसा है, अपूर्ण है, सामाजिक प्राणी है। संपत्ति के अधिकार का हालांकि समर्थन करते हैं अनुदारवादी, परंतु ये व्यक्ति को अपूर्ण मानते हैं, कि व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान नहीं है। रीति रिवाजों को ये मानते हैं अनुदारवादी जो होते हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। अलिखित संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलिखित संविधान की एक प्रमुख विशेषता है संविधान का लचीलापन हो। मान लो एक संविधान लिखा हुआ है, एक अलिखित है, तो अलिखित संविधान में कोई प्रक्रिया करनी पड़ेगी क्या? लिखित संविधान में तो एक प्रक्रिया है कि इस सदन में पेश होगा, उसके बाद दूसरे सदन में होगा, उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, उसके हस्ताक्षर होंगे, कुछ विधेयकों पे आधे राज्यों की सहमति लेना भी अनिवार्य हो सकता है। अलिखित में कोई प्रक्रिया ही नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या है, लचीलापन है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे रीति रिवाज को हम मन में आवे जब चेंज कर दो, अलिखित में क्या है, लचीलापन है। अलिखित संविधान द्वारा शासित सरकारों में राजनीतिक, विधायी एवं नागरिक संस्थाएं सीमित शक्तियों के एक जानबूझकर स्थिर प्रतिमान का रीति रिवाजों के परिणाम स्वरूप विकसित होती हैं। दोनों सही हैं, क्योंकि अलिखित में रीति रिवाजों का ही ज्यादा रोल होता है। कार्ल लोएस्टाइन का नाम आपने खूब सुना है। सांकेतिक और मानकीय जो संविधान होते हैं, कार्ल लोएस्टाइन ने मानकीय और सांकेतिक, हमने भी पढ़ा था उस टाइम पे, आपने भी 100% पढ़ा होगा, नोट्स में भी ये खूब है जब अपन संविधानवाद को पढ़ते हैं। केसी वैयर द्वारा 6-7 प्रकार के संविधान हैं, आपने देखे होंगे, लिखित, अलिखित, नम्य, अनम्य, सुदृढ़ वगैरह। तो इसमें लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी नहीं है, युक्त, संयुक्त, सर्वोच्च गौड़, अनम्य और सुनम्य, ये सारे हैं उसमें। 6-7 प्रकार के संविधान हैं जो केसी वैयर वाली किताब है। लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी तो मैंने तो पढ़ा नहीं केसी वैयर के अंतर्गत, क्या लोकतांत्रिक संविधान और अधिनायकवादी संविधान हो, नहीं। ये प्रश्न मुझे कहीं नहीं मिला, ना मैंने कभी पढ़ा है। कि ए टैलमोन जो है, इतना तो पता है कि टैलमोन ने अधिनायकवादी लोकतंत्र दिया था, पर इसके विचार में यंग मार्क्स के लेखन में नहीं मिलते हैं।
ये मुझे नहीं पता कि किसने कहा कि ए टेलमोन द्वारा प्रतिपादित अधिनायक लोकतंत्र के केंद्रीय विचार यंग मार्क्स के लेखन में नहीं मिलते हैं। बाकी देखो मैं श्योर तो नहीं हूँ, अलग नाम अगर मुझसे कोई ये कहे कि एक ऑप्शन करना है तो मैं रिचर्ड एन हंट, हालांकि मैंने थोड़ा गूगल वूगल किया है ये, बाकी उसके हिसाब से इसका आंसर रिचर्ड एन हंट है। आप लगा लेना, मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको करना नहीं चाहिए था, कोई ज़रूरी इसको था नहीं, जिसने पढ़ा हो उसको 100% करना चाहिए था। लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिद्धांत प्रतिनिधित्व और निर्वाचन की वास्तविकताओं को स्वीकार करता है, ठीक है। यह मानता है कि वर्तमान युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। इसके अनुसार लोकतंत्र एक संस्थात्मक व्यवस्था है। तो देखो शास्त्रीय सिद्धांत जो था ये कन्फर्म मानता था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, हर व्यक्ति को हम जो है वोट डालने का अधिकार नहीं दे सकते और हर व्यक्ति वोट डाल भी नहीं सकता। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लोकतंत्र एक संस्थात्मक व्यवस्था है, ये भी बिल्कुल सही है। और निर्वाचन की वास्तविकताओं को स्वीकार करता है, ये वास्तविकताओं के वास्तव में मेजोरिटी ऑफ टायरेनी हो जाती है, बहुमत की तानाशाही हो जाती है। लोकतंत्र में कभी सभी लोग एक जैसे नहीं होते। तो मेरे हिसाब से इसके तीनों 1 2 3 सभी आंसर सही हैं। विश्वव्यापी संविधानवाद, कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो विश्वव्यापी संविधानवाद बाजारों, स्वैच्छिक संघों, ऐसे नेटवर्क की सूत्रपात करता है जो राष्ट्रीय सीमाओं के परे हो। बिल्कुल सही लग रही है लाइन, कोई दिक्कत है ही नहीं। विश्वव्यापी संविधानवाद स्वतंत्र और समान नागरिकों के अधिकार पर आधारित है। राष्ट्रीय संविधान केवल उसी सीमा तक बहते हैं जहां उन अधिकारों की रक्षा करता है। बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, दोनों सही है। ये दिख ही रही है लाइन, ऐसी लाइन तो अपन रिस्क ले सकते हैं ऐसे प्रश्नों पर। तो ऐसे प्रश्नों को तो आपको करके ही आना चाहिए। अगला प्रश्न है अधिनायकवाद के ऊपर कि किस विद्वान ने सुल्तानवादी यानी अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए वंशानुगत प्रेटोरियनवाद, पैट्रिमोनियल प्रेटोरियनिज्म, मैंने भी ये पढ़ा नहीं था कहीं। बाकी इसका सही उत्तर रिचर्ड स्नाइडर है, जो मैंने सर्च किया उसके आधार पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिनायकवाद का कौन सा एक रूप आधिकारिक विचारधारा के परिवर्तन के माध्यम में संस्थापित होता है। सीधे जाओ आप फांसीवाद के ऊपर। फांसीवाद एक विचारधारा है खूब, और अधिनायकवाद का एक रूप आधिकारिक विचारधारा के रूप में, यानी कि एक विचारधारा विशेष क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है। तो निरंकुश तंत्र में कहीं भी कोई विचारधारा नहीं होती, दम पे मतलब जिसमें दम है सैनिक शासन वगैरह होते हैं, और एक सर्वाधिकारवाद होता है। सर्वाधिकारवाद में क्या होता है कि एक विचारधारा विशेष से पूरे के पूरे कब्जा कर लिया जाता है। यानी जो नाजीवाद पे चले जाओ आप, स्टालिनवाद पे चले जाओ, ये कैसे शासन है, सर्वाधिकारवादी शासन है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियनिज्म जो विचारधारा है यही तो कब्जा करती हैं व्यक्ति के विचारों पर। इसी को तो अपन, यही तो होता है अधिनायकवाद का रूप जो आधिकारिक विचारधारा के परिवर्तन में है। जॉन डीवी यूएसए के लोकतंत्र पर दृष्टिकोण से संबंधित, जॉन डीवी के अनुसार लोकतंत्र मूलतः एक सामाजिक संरचनावादी उद्यम है। सामाजिक लोक, जॉन डीवी जहां दिख जाए वहीं आप क्या मान सकते हो, सामाजिक। जॉन डीवी ने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए लागू किया जा सके। देखो अगर आपने यहाँ नहीं पढ़ा है तो आपने जॉन डीवी का नाम एक जगह तो पढ़ा होगा, जहाँ अपन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ते हैं, कि अम्बेडकर के जो सामाजिक आर्थिक विचार थे वो किससे प्रभावित थे, जॉन डीवी से प्रभावित थे। तो सामाजिक लोकतंत्र की जब बात होगी, जब किसकी होगी, जॉन डीवी की बात। तो सामाजिक यहाँ भी है, सामाजिक यहाँ भी है, तो मेरे हिसाब से जॉन डीवी के दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है नवसंघवाद, न्यू फेडरलिज्म। सबने पढ़ा होगा कि जब जिम्मी कार्टर थे तो वो एक पॉलिसी लेके आए, न्यू डील पॉलिसी, जो अमेरिका में थी 1978 के आसपास। और न्यू डील पॉलिसी में क्या हुआ था कि राज्यों को क्या दे दिए, अधिकार दे दिए। अब उसके बाद जो है वो बनते हैं रोनाल्ड रीगन 85 के आसपास। और रोनाल्ड रीगन क्या करते हैं कि राज्यों से अधिकारों को लगभग वापस खींचने का प्रयास करते हैं, और वो एक अवधारणा देते हैं नव संघवाद। क्या अब कौन सा संघवाद आएगा, नव संघवाद आएगा यूएसए में। और कौन से राष्ट्रपति थे वो, रोनाल्ड रीगन। निम्नलिखित में से किस देशों के समूह में केवल एक सदनीय व्यवस्थापिका विद्यमान है। कहने को तो खूब कठिन प्रश्न है और माने तो बहुत सरल प्रश्न है। एनसीईआरटी की किताब जब अपन पढ़ते हैं तो एक देश तो अपन पढ़ते हैं मैक्सिको, यहाँ संघीय शासन है। एनसीईआरटी किताब अगर आपने पढ़ी हो तो
ऑस्ट्रेलिया में खूब हमने देखा है कि संघीय शासन है, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी एकात्मक देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में संघ है। ब्राजील को खूब अच्छे से पढ़ा है, जर्मनी को खूब अच्छे से पढ़ा है कि संघीय शासन है। एक ही ऑप्शन बचता है, डेनमार्क, स्वीडन, पेरू और एस्टोनिया। इसमें जो पूरे के पूरे हैं वहाँ एक सदनीय व्यवस्थापिका है। अच्छा, इसमें दो सदनों के बारे में तो देखो, जर्मनी में बुंडेस्टांग और बुंदेसरात अपन पढ़ते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया में दो सदन अपन पढ़ते ही हैं, मैक्सिको में अपन दो सदन पढ़ते ही हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? देखो ये प्रश्न विवादित जाएगा 100%। इस प्रश्न पे आप स्टार लगा लो। जब अपन पुखराज जैन की किताब पढ़ते हैं, संविधान वाली जो प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं वाली किताब है, उसमें 3 डेट है कि वर्ष 2000 में क्या कराया जाता है, जनमत संग्रह। फ्रांस में क्या कराया जाता है, एक जनमत संग्रह वर्ष 2000 में, और 2001 में ये लागू हो जाता है। 2001 में इसका रिजल्ट आता है जनमत संग्रह का, और 2002 में ये कर दिया जाता है कि 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष। तो या तो इसका उत्तर 2001 मानेगी आरपीएससी, या 2002 मानेगी। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो 2002 होना चाहिए। हो सकता है 2001 मान ले, इसको आप स्टार में लगाकर चलना। इसमें 2001 और 2002 दोनों मिलते हैं। ज़्यादा सही उत्तर जो होगा, लागू तो ये हुआ था 2002 में, 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष। बाकी इसको प्रोसेस जो थी वो 2001 का भी आता है, 2001 में भी इसको हो गया था। ठीक है, देखते हैं। 2002 ज़्यादा सही उत्तर है। जो 2002 करके आए वो ज़्यादा कंफर्म रहे कि हमारा ज़्यादा सही है, आप पॉजिटिव जरूर रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरीकों से एकात्मक सरकार केंद्र से सत्ता हस्तांतरण करती है? डी 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 कंसेंट्रेशन, डी सेंट्रलाइजेशन, डी वॉल्यूशन। तीनों सही है। डी का मतलब होता है विभाजित करना, शक्ति को हस्तांतरित कर देना। अगला प्रश्न है, अपन 2010 और 2014 के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो रिफॉर्म्स एक्ट हैं उनको पढ़ते हैं। 2011 में तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो सुधार एक्ट है वो हुआ था, और 2014 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हुआ था। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर ऐसे आते हैं, ध्यान रखना, जिनमें दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं ज़्यादातर। यह एक्ट एक निजी सदस्य विधेयक था। 14 मई 2014 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। यह एक्ट हाउस ऑफ लॉर्ड्स से त्यागपत्र देने को उपबंधित करता है, सदस्यों के निष्कासन की अनुमति देता है। दोनों ऑप्शन सही हैं इसके। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जब अपन संघवाद पढ़ते हैं तो अपन ये तो खूब आसानी से पढ़ते हैं कि सौदेबाजी वाला संघवाद जो है वो किस में है, बोस्निया हर्जगोविना में है। सहकारी संघवाद के रूप में जो आधुनिक संघवाद है, सहकारी संघवाद के रूप में डेनियल एल्जार को आपने पढ़ा होगा। डेनियल एल्जार जो है वो सहकारी संघवाद कहता है अमेरिका के संघवाद को। तो एक सही है और 4 सही है। तो देखो, एक के साथ 4 यहाँ है और एक के साथ 4 यहाँ है। अनिच्छुक संघवाद, रिलक्टेंट कॉन्फेडरेशन, कनाडा की आलोचना में हमारे यहाँ के संघवाद को भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का संघवाद पूरा का पूरा किससे प्रभावित है, कनाडा से प्रभावित है। तो रिलक्टेंट जो है उसको कनाडा को कहा जाता है। और संघवाद की 3 पत्र जर्मनी में। तो एक के साथ 3 और 4 तो हैं। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर 1 2 3 4 चारों हैं, और चारों ही क्या है भाई, सही है। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आपने पढ़ा होगा कि जो स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय परिषद है उसमें 200 प्रतिनिधि होते हैं। बिल्कुल सही है। इस हेतु निर्वाचन हर 5 वर्ष में होते हैं। कितने वर्ष में होते हैं स्विट्जरलैंड के निर्वाचन, बात करेंगे अभी। कैंटनों को उनकी सापेक्ष जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, और कम से कम 1 सीट होती है। अगर आपको एक फैक्ट याद है कि स्विट्जरलैंड की जो निर्वाचन है वो 5 वर्ष में होते हैं या कितने वर्ष में होते हैं? स्विट्जरलैंड के निर्वाचन 5 वर्ष में नहीं होते, स्विट्जरलैंड के निर्वाचन 4 वर्ष में होते हैं, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजाया बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता कार्य करने की स्वतंत्रता है, ना कि स्वयं कार्य। ठीक है। रॉबर्ट नोजिक की अवधारणा में राज्य द्वारा लगाए गए दायित्वों को अधिकतम करके स्वतंत्रता को सबसे अच्छे ढंग से सुरक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। दायित्वों को कोई अधिकतम नहीं करता रॉबर्ट नोजिक।
फ्रेडरिक हैग व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उस स्थिति के रूप में मनमाने नियंत्रण का शिकार नहीं होता, बिल्कुल सही है। तो एक और तीन, ऑप्शन नंबर दो सही है। रॉबर्ट नोजिक का बिल्कुल भी सही नहीं है। ये नवोदारवाद और ये हस्तक्षेपवादी, और इसके कम से कम नहीं तो कोई 7-8 प्रश्न आए इस पेपर में अभी तक। अगला प्रश्न है फ्रांस का सीनेट। आपको फ्रांस के सीनेट के बारे में कई सारे स्टेटमेंट तो पते ही होंगे। पहली बात, इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। भारत की तरह नहीं होता। भारत में तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य होते हैं, यहाँ हर 3 वर्ष में आधे होते हैं। 1/2 सदस्य हर 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं इसमें। पर कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और निर्वाचित होने की आयु 24 वर्ष है फ्रांस की सीनेट में, बिल्कुल सही है। बाकी आपको पता होगा कि यहाँ एक वैकल्पिक उम्मीदवार की बात भी होती है, वैकल्पिक उम्मीदवार भी खड़ा किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, जो सीनेट का जो सभापति होता है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो सीनेट का सभापति उसकी जो राष्ट्रपति बनता है। सीनेट के सभापति की स्पेशल पावर है फ्रांस के की। तो इसमें दोनों सही हैं। फ्रांस के संविधान के अनुसार फ्रांस न्यायिक प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणराज्य का राष्ट्रपति स्वतंत्रता का प्रतिपत्ति करता होगा, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट देख के ही लग रहा है। न्यायपालिका की उच्च परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों को उनके पद से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकेगा, बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है, मेरे हिसाब से कोई यहाँ गलत नहीं है। अपनी पुस्तक डिस्क्वीजन ऑफ गवर्नमेंट में समवर्ती बहुमत का सिद्धांत प्रस्तुत किया। बहुत भीतर से प्रश्न आया है ये, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, मैंने ये पढ़ा था। जॉन सी कैहलन, कैहलन का नाम, एक किताब मैंने पढ़ी थी डैनियल कैरीमानी करके, उसमें ये प्रश्न था, कॉन्करेंट मेजोरिटी, समवर्ती बहुमत। और ये किताब का नाम है डिस्क्वीजन ऑफ गवर्नमेंट। किसका है ये? जॉन सी कैलन का। पिछली बार मैंने ये लिख रखा था कि ये प्रश्न आ सकता है, और अब की बार ये प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यूएसए के राष्ट्रपति और कांग्रेस के मध्य पृथक्करण को सूक्ष्म, जटिल और संतुलित कहा है? मैंने ये प्रश्न कहीं नहीं पढ़ा। सूक्ष्म, जटिल और संतुलित किसने कहा है? बाकी मैंने गूगल सर्च किया था, इसका जो आंसर है चार्ल्स जोन्स है, जो कि वहाँ के एक सीनेटर रहे हैं, चार्ल्स जोन्स। चीन के संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राज्य परिषद, पहली बात तो राज्य परिषद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 85 में। मैंने कहा था आपसे पहले कि ये जो संविधान है इनके अनुच्छेद देख लेना आप। हालांकि मेरा मन था इन संविधानों को पढ़ाने का, क्योंकि कंपैरेटिव जो गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला पार्ट है ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है, भगवान की दया से। तो अनुच्छेद 85 जब हम अपन पढ़ते हैं तो राज्य परिषद को देखते हैं अब हम अनुच्छेद 85 में, चीन के में। और अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कहीं भी साम्यवादी दल का नाम नहीं है, याद रखना। तो साम्यवादी दल का सचेतक यहाँ, साम्यवादी दल का सचेतक यहाँ, साम्यवादी दल का सचेतक यहाँ। उत्तर क्या होगा? प्रीमियर, मंत्रालयों के मंत्री और स्टेट काउंसलर। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट के अंतर्गत किस खंड में सीनेट प्रत्येक राज्य के 2 सीनेटरों से मिलकर गठित होगी? अगर आपने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा हो तो आपको अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 अच्छे से याद होंगे। 1 में तो किसकी बात है? विधायिका की। पूरे 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में, 7 अनुच्छेद पढ़ जाते। 2 में किसका है? कार्यपालिका की बात। और 3 में किसकी बात है? न्यायपालिका की। अब देखो, एक के खंड एक जो है, खंड एक में तो है कि 2 सदन होंगे, एक प्रतिनिधि सभा होगा और एक सीनेट होगा। अब खंड 2 पे जैसे ही जाएंगे, वहां है कि जो प्रतिनिधि सभा होगी उसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे और 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएंगे। उसके बाद जो है सीनेट की बात, कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटरों से गठित होगी। पहले 13 राज्य थे तो 26 सीटें थी, अब 50 राज्य हैं तो 100 सीटें हैं। तो खंड कौन सा आ गया? खंड 1 में तो है दोनों के नाम, खंड 2 में है प्रतिनिधि सभा के बारे में, और खंड 3 में है किसके बारे में? सीनेट के बारे में, कि 2 सदस्य होंगे सीनेटर। तो खंड 3 इसका सही उत्तर है। खंड 1, 2, 3 अगर आपने थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए था इसका। अगला प्रश्न है द्विआधारी प्रतिनिधित्व।
निम्नलिखित में से किसने द्विआधारी प्रतिनिधित्व यानी डायडिक रिप्रेजेंटेशन जो मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बारे में संबंध पर केंद्रित है, जो वो डेनियल कैरीमानी वाली किताब है, उसमें आप देखना इसके बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है। हालांकि पढ़ा मैंने भी नहीं था ढंग से, पर इसका नाम बहुत ज़्यादा है, रॉबर्ट बाइसबर्ग का। इसका बहुत सारा नाम काम है इसके ऊपर, मतदान दलों और इसके ऊपर मैं आपको 100% प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में। कौन सी अदालत मुख्य रूप से सबसे गंभीर आपराधिक मामलों से, मेरे हिसाब से तो जो हमारे सम्राट का जो न्यायालय है, क्राउन कोर्ट जो है, भाई इसकी करता होगा। राजनीतिक दलों के जनादेश मॉडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी मैंडेट मॉडल जो है उस पर विचार करना है कि जनादेश मॉडल ने यह स्थापित किया कि निर्वाचनों के पश्चात राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र सरकारी व्यय के मध्य एकरूपता होनी चाहिए। तो जनादेश का मतलब ही ये था कि आप जो घोषणा पत्र, आप जो मैंडेट जो दे रहे हो, उसको आप जो घोषणा पत्र दे रहे हो उसमें एक रूपता होनी चाहिए लास्ट में। ऐसा नहीं हो कि आप कह कुछ रहे हो और बाद में जाके कुछ और हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम जनादेश मॉडल का उदाहरण है। इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे कि यूनाइटेड किंगडम में एक रूपता जैसी बात कम पाई जाती है। बाकी मेरे हिसाब से इसका जो उत्तर होगा वो एक और दो दोनों सही होंगे। इसको थोड़ा सा स्टार लगा लेना आप। इसमें हो सकता है कि यूनाइटेड किंगडम को जनादेश मॉडल नहीं माने, मैंडेट मॉडल इसको नहीं माने, क्योंकि ट्रस्टी मॉडल इसको मान लेते हैं। और ये ट्रस्टी और जो मैंडेट मॉडल हैं ये थोड़े अलग अलग होते हैं, इसको याद रखना आप। ये इसके अंतर्गत यूएसए को मान सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या मानते हैं। आप अगर दोनों करके आए तो आपकी ज़्यादा संभावना है सही करने की मेरे हिसाब से। मॉरिस डुअर्जर, हमने जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को पढ़ा था कि ये कौन सी पार्टी होती है, कि जो कार्ड्स और मेयर ने बताई थी, कैच-ऑल पार्टी सिस्टम। ऑटो किरचाइमर ने बताई थी कि कैच-ऑल पार्टी सिस्टम का उदाहरण क्या है, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इन्होंने पूछी कि मॉरिस डुअर्जर की जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को क्या माना है, ब्रांच पार्टी माना है, कि इस ये क्या है, पूरे के पूरे जर्मनी में फैली हुई है और इसकी बहुत सारी ब्रांच हैं और इसके ब्रांच पूरी जर्मनी में अवेलेबल हैं। इसका उदाहरण इन्होंने दिया था। दबाव समूह के अब तक जितने भी प्रश्न आरपीएससी ने पूछे हैं कि इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ इलेक्ट्रिक कमेटी ऑन पॉलिटिकल एजुकेशन यूएसए, दबाव समूह के प्रश्न जैसे ही आपको दिखते हैं आप ज़्यादातर आंसर मान के चलना कि उनका यूएसए ही होगा, क्योंकि दबाव समूह सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप में कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए में पाए जाते हैं। ये कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो अपने तैयारी के माध्यम से क्लियर हो जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति में नीति निर्माण से संबंधित लौह त्रिकोण त्रिकोण आयरन ट्रायंगल क्या है। इसके अंतर्गत देखो, कांग्रेस के सदस्य तो होते ही हैं, विशिष्ट हित समूह, जहां यूएसए की बात है, विशिष्ट हित समूह आराम से आएंगे, सरकारी नौकरशाही एजेंसियां होंगी। तो मेरे हिसाब से ये तीनों जो हैं वो लौह त्रिकोण के अंतर्गत शामिल होते हैं। फ्रांस में राजनीतिक दलों से संबंधित केवल निजी व्यक्तियों को ही राजनीतिक दलों को दान देने की अनुमति है। राजनीतिक जीवन में वित्तीय पारदर्शिता के लिए आयोग, ये एक आयोग होता है जो जनरल ऑफिशियल में प्रकाशित करने हेतु जिम्मेदार है। तो इसमें भी दोनों कथन सही है कि सरकारी जो व्यक्ति होते हैं वो राजनीतिक दलों के लिए दान देने की अनुमति वहाँ नहीं है, केवल निजी व्यक्तियों को वहाँ दान देने की अनुमति है। बाकी राजनीतिक दलों को वहाँ संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। जो फ्रांस का संविधान है उसकी आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 जो है वो राजनीतिक दलों के बारे में बात करता है। अब देखो, संविधान से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, इनकी चर्चा अपन बहुत अच्छे से करेंगे। प्रारूप समिति, भारत के संविधान के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारूप समिति ने संवैधानिक सलाहकार जो बीएन राव थे, उन्होंने संविधान का एक प्रारूप संस्करण तैयार किया और जिसे इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। अगर आपने बढ़िया ढंग से अगर संविधान सभा की कार्यवाहियाँ पढ़ी हैं तो जो प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव, इन्होंने तैयार किया था और जो इसके अध्यक्ष थे इन सब ने आपस में बनाया। 29 अगस्त 1947 को उसकी स्थापना हुई थी और 21 फरवरी 1948 को इसको जब एक अधिवेशन हो रहा था
तो उस टाइम पे 21 फरवरी 1948 को इसको सौंपा था। मेरी आप संविधान सभा की वीडियो देख लेना, संविधान विश्लेषण की सीरीज में ये डेट है 21 फरवरी 1948। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उनको सौंपा था। और संविधान सभा का 11वां सत्र जो था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था। निर्धारित संविधान अंततः पारित हुआ था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 को। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्य में उल्लेखित शब्द बंधुता का संविधान संदर्भ किससे है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने बनाने और विचार व्यक्ति विश्वास धर्मोपासना की स्वतंत्रता सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और क्या और जुड़ा होता भले ही अखंडता, इन दोनों की क्या है? बंधुता। तो दोनों ही सही है। बंधुता का संबंध किससे है? व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। भारत की संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति बनाए जाने के बारे में प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने रखा था? तो नियम समिति बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले ही रख दिया था जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने रख दिया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 31 गए में क्या है? 31 गए में यह है कि 39 में कही गई बात कहीं भी 14, 15, 19, 31 इनके आधार पर कहीं भी प्रश्नगत नहीं की जाएगी। तो देखो 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि जो भाग 4 में किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावित करती है वो शून्य नहीं समझी जाएगी, भले ही वह 14 या 19 के क्या है भाई असंगत हो। तो 14, 15, 19 और 31 चार हैं इसमें, तो 14 और 19 भी इसमें आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोई भी विधि जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावित करने के लिए तैयार है वह प्रश्नगत नहीं की जाएगी। तो यही तो हुआ था इसमें 31 गए में, यही तो प्रस्ताव किया गया था उसमें 31 गए में जब इंदिरा गांधी ने किया था। तो ये दोनों सही हैं। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये किसने दिया था? मेनका गांधी बाद के बाद था। अधित्याग का सिद्धांत इनके द्वारा था ही नहीं। तो जो ए के गोपालन बाद जो है इसके द्वारा मूल अधिकारों का अतिलंघन हुआ, तो किस पर ध्यान देने के लिए कहा गया? विधि के सार तत्व विथ एंड सब्सटेंस ऑफ लॉ, इसका संबंध कौन से बात से है? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। बेयर एक्ट से भरपूर प्रश्न आए और हमारी कॉपी अगर बेयर एक्ट वाली किसी ने पढ़ी है तो खूब आपको मिल जाएंगे बेयर एक्ट के प्रश्न। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य पेयों स्वास्थ्यों के हानिकारक औषधियों डीपीएसपी से संबंधित है। अनुच्छेद 47 में सीधा सीधा इसका उल्लेख है। भारत के भाग 4 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से कार्यान्वयन से संबंधित नहीं है। देखो इस प्रश्न को समझो थोड़ा। 51 के में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है, देखो बाकी आरपीएससी तो क्या उत्तर मानेगी, पर इसमें मुझे एक डिफरेंस लग रहा है इन चारों आर्टिकलों में कि ये राज्य से संबंधित है, ये राज्य से संबंधित है, ये राज्य से संबंधित। ये 240 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो राज्यों की तो क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में मतलब वहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की शक्ति होती है, परंतु जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको कोई ऐसी शक्ति नहीं होती कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तक बना सके। तो मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर होगा वो अनुच्छेद 240 होगा, क्योंकि ये किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। बाकी देखो आरपीएससी क्या आंसर मानती है। आच्छादन का सिद्धांत जो है अनुच्छेद 13(1) में जो है कि इससे पूर्व की जो विधियां हैं वो पूरी तरह क्या हो जाएंगी? अमान्य हो जाएंगी। 13(1) से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 के मामले में किया गया, दोनों सही है। भीकाजी बनाम जो मध्य प्रदेश राज्य था, जो बात था वो आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित ही था। अगला प्रश्न है 247, और 247 में है संसद क्या करती है? अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। और यहाँ इन्होंने धोखा दे दिया कि संसद विधि द्वारा संघ सूची में सूचीबद्ध, और यहाँ लिखा है राज्य सूची में सूचीबद्ध। देखो राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विषय के लिए अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना नहीं करती। संघ सूची में जो विषय होते हैं उनसे संबंधित अतिरिक्त न्यायालयों की क्या करती है? स्थापना करती है। तो केवल एक इसका ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत की संविधान की समवर्ती सूची का है? तो देखो थोड़ा सा ट्रिक ही लगानी पड़ती है इसमें।
जो ये विद्युत वगैरह जो है, कृषि विद्युत, ये विद्युत जो है ये समवर्ती सूची का है। मैंने भी लिस्ट में देख के ये आपको आंसर टिक किया है। मुझे भी देखो एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं आता अगर मैं पेपर देता, तो मैं हकीकत को यहाँ आके स्वीकार करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी 6 रैंक आई है तो मैं इसमें कोई 75 में से 75 नंबर ले आऊँगा, ऐसा संभव नहीं है। पर हाँ, मैं आपको लास्ट में मेजरमेंट भी दूंगा कि मतलब कितने नंबर इसमें इनफ है और कितने नंबर इसमें फेयर है, उसको भी अपन देंगे। तो हमारे भी इतने नंबर नहीं थे कि, हालांकि ठीक नंबर थे तभी 6 रैंक आई, पर इतने भी नहीं थे कि अपन ने 75 के 75 ही सही कर दिए। ये देखो, मूल कर्तव्य से हर बार एक प्रश्न आता है, अनुच्छेद 51 के में अक्षर से कौन से शब्दों का उल्लेख नहीं है। तो जब अपन देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना, ये एक ऑप्शन में आते हैं। समरसता और समान बात की भावना हमें सभी व्यक्तियों के प्रति रखनी है। वन, झील, नदी, वन्य जीव, ये भी शब्दावली है। सहयोग की भावना जैसी शब्दावली नहीं है मूल कर्तव्यों में। अगला प्रश्न देखो, नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 3rd पेपर में आया था, नगरीय निकाय वाला। और ये पीवाई को प्रश्न है कि नगरीय निकाय चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 2 नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन से सही हैं। और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए उस नगर पालिका के वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसका ऑप्शन आंसर है ना तो 1 और ना 2। पहली बात, जो 2 नामांकन है इसकी जगह सही है कि 4 नामांकन। एक व्यक्ति को कितने नामांकन बनने की शक्ति है, कितना नामांकन भर सकता है वो, 4 नामांकन भर सकता है। दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं है कि उसका उस जगह की मतदाता सूची में क्या हो, नाम हो। तो इसका उत्तर है ना तो 1 और ना 2। अगला है वित्त आयोग और जीएसटी परिषद, इनकी जो है इस पर विचार करना है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A, यहीं से उठा लिए। ये तो 280 से उठा लिया ऊपर नीचे से, और ये उठा लिया 279A से। जीएसटी काउंसिल तो कहाँ है, 279A में, और वित्त आयोग कहाँ है, 280 में। वित्त आयोग की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए सलाहकारी होती हैं, बिल्कुल सही है। जीएसटी परिषद की सभी सिफारिशें केंद्र और राज्य दोनों पर बाध्यकारी होती हैं, बिल्कुल गलत है। जीएसटी परिषद की सिफारिशें कहीं भी बाध्यकारी नहीं होती, सलाहकारी ही होती हैं। वित्त आयोग करों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण से संबंधित है। जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा करों, ठीक है। वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में होता है। जीएसटी परिषद एक स्थायी निकाय है, बिल्कुल सही है। जैसे ही जीएसटी कानून आया था 101वां संविधान संशोधन, तो उसमें कहा था कि 60 दिवस के भीतर आपको एक परिषद की स्थापना करनी है, और वो कौन सी परिषद थी, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद। तो इसमें एक गलत है, 2 और 3 क्या है, सही है। तो केवल 2 और 3। अगला है अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद नंबर 123। राष्ट्रपति एक सदन द्वारा पास किए गए परंतु दूसरे सदन द्वारा अभी तक पास न किए गए विधेयक प्रावधानों को लागू करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यदि दोनों सदनों से पारित नहीं है तो उस पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति केवल अध्यादेश जारी करने के प्रयोजन से संसद का सत्रावसान करे तो उस कार्य को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, और पूर्व में चुनौती दी भी गई है। आप अनुच्छेद 123 जब बेयर एक्ट में देखोगे तो आप एक बात देखोगे, कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज भारत संघ, और इस बात के अंतर्गत ये प्रावधान हुआ है कि राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जो अध्यादेश है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसका 1 भी सही है, 2 भी सही है, 1 और 2 दोनों इसके सही है। अगला है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो पद की शक्तियों के प्रयोग में किए गए सभी कार्य अविधिमान होंगे। अनुच्छेद नंबर 71 पे अगर आप जा रहे हो तो वहाँ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी जितने भी निर्वाचन होंगे, पहली बात तो उनकी जो सुनवाई है वो कौन करेगा, जल्दी से जल्दी सर्वोच्च न्यायालय करेगा। दूसरी बात है कि जो राष्ट्रपति ने जो भी कार्य पहले किए होंगे वो अविधिमान्य नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट का है, गलत है। अगली चीज है कि व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित करने वाले राज्य विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है, बिल्कुल सही है। और इसका भी मैं आपको अनुच्छेद बता दूं, अनुच्छेद नंबर आप 304 पे जाना, और अनुच्छेद नंबर 304 में आपको
एक परंतु करके लिखा हुआ है। जो व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, देखो वेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब 395 के 395 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मेरे कॉपी आप देख लेना वेयर एक्ट की, उसमें लिखी हुई है कि जो ये व्यापार वाणिज्य और इनसे संबंधित जो विधेयक होते हैं उन पे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी क्या होती है, आवश्यक होती है। और अनुच्छेद 304 आप देखना वेयर एक्ट में, और 304 में परंतु लिखा हुआ है। तो ये जो है 2 नंबर का सही है, एक गलत है, केवल 2 सही है, अविधिमान्य नहीं होंगे। अक्षर से और पूछते हैं ये कि अक्षर से बताओ बेयर एक्ट को। अनुच्छेद नंबर 74, खूब आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, परंतु 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा के जो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह है वो क्या होगी, बाध्यकारी होगी, उसी के अनुसार काम करेगा। उसके बाद में 44 में संविधान संशोधन से हुआ कि इसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। सही उत्तर क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976। यही भी एक्ट पढ़ने का फायदा है, परंतु पता होते हैं हमें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 बहुत बढ़िया ढंग से मैंने कल परसों अपन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ रहे थे, तो उसमें 167 मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि एक तो राज्यपाल मांगे और एक राज्यपाल को देना उसका कर्तव्य है। ऐसे ही है कि राष्ट्रपति एक तो कर्तव्य है प्रशासन और विधायी विषय। तो पहले में तो है सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, और दूसरे में है कि यदि राष्ट्रपति मांगे तो वह दे। ये दोनों स्टेटमेंट हैं फर्स्ट और सेकंड में, 78 में, 167 में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित है। तो ये दोनों कथन क्या है भाई, सही है। अगला प्रश्न देखो, धन विधेयक के विषयों के संबंधित निम्नलिखित उपबंधों में अनुच्छेद 110, 110 अगर आपने पढ़ा हो तो 4-5 विषय हैं उसमें धन विधेयक से संबंधित। क्या कोई कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन, संचित विधि जहां लिख रही है वहीं क्या है धन विधेयक, तो बची कौन सी, आकस्मिक निधि, ये उल्लेखित नहीं है। लोकसभा के महासचिव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, राज्यसभा को भेजे जाने वाले या लौटाए जाने वाले सभी विधेयक महासचिव द्वारा प्रमाणित होते हैं। सारे ही विधेयक लोकसभा के महासचिव द्वारा प्रमाणित होते हैं, चाहे वो रोज राज्यसभा को भेजे जा रहे हों चाहे वो नहीं भेजे जा रहे हों। महासचिव को किसी संसदीय समिति की बैठक की तिथि और समय निर्धारित करने का अधिकार है यदि समिति का अध्यक्ष तत्काल उपलब्ध नहीं हो, ये भी है। सही है कि यदि अध्यक्ष तत्काल उपलब्ध नहीं है किसी समिति का तो महासचिव ये काम कर देता है और हो जाता है। और लोकसभा के महासचिव को भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए पदेन रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। सही है, कर देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, पर जरूरी नहीं है अकेला लोकसभा का महासचिव ही हो, राज्यसभा के महासचिव को भी कर देते हैं और लोकसभा के महासचिव को भी कर देते हैं। तो 1 2 3 तीनों इसके ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है के वीरास्वामी बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखो बंबई उच्च न्यायालय बिल्कुल सही है, 1862 में स्थापित हो गया था। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में, गुजरात और महाराष्ट्र दो बने थे और गुजरात में क्या स्थापित हुआ था, उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। ये अपोजिट कर दिए। केरल उच्च न्यायालय तो 1956 में है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में है। तो इसके सही क्या हैं, 1 और 4, और गलत कौन से हैं, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है सुमेलित नहीं है 2 और 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कदाचार और असमर्थता, तो जो न्यायाधीश जो हैं वो कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाए जाते हैं। आपको पता होगा 124 का सब आर्टिकल है 5, उसके अंतर्गत कदाचार और असमर्थता शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह उद्धृत किया है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारत में दृढ़ता से निहित नहीं है और इससे संविधान की स्वीकृति प्राप्त है। मुझे ये प्रश्न कहीं भी नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा मैं आपको इसका उत्तर दे दूंगा। मुझे ये प्रश्न नहीं मिला है। अगला है, न्यायविद उपेंद्र बख्शी ने न्यायिक सक्रियता से उत्पन्न होने वाले भय का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। देखो ये भय मुझे मिले, एक मैंने गूगल पे सर्च किया, उपेंद्र बख्शी क्या है, कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटर है,
और उपेंद्र बख्शी ने इस पे जो न्यायिक सक्रियता जो है इस पे काम किया है और भय का एक वर्गीकरण पेश किया है। और 3 प्रकार के भय इन्होंने बताए, एक तो आत्मव्रत संबंधी भय बताया, एक मीमांसात्मक भय बताया, एक लोकतांत्रिक भय बताया। इन्होंने कहीं भी न्यायिक अत्याचार का भय उसमें नहीं बताया। मुझे जो मिला उसके हिसाब से इसका उत्तर है न्यायिक अत्याचार का भय। भारत के उच्चतम न्यायालय के संबंध में अनुच्छेद 132 से 135 के अधीन उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत से अपील केवल केवल उच्च न्यायालयों के निर्णयों को फाइल की जा सकती है। पहली बात, अनुच्छेद 136 के अधीन किसी अस्थायी अध्यादेश आदेश के विरुद्ध अपील फाइल नहीं की जा सकती। यह बिल्कुल सही है, अस्थायी आदेश के खिलाफ अपील नहीं होती है, कोई स्थायी आदेश जो होता है उसी के खिलाफ अपील होती है। पहली बात। दूसरी, केवल उच्च न्यायालयों, केवल उच्च न्यायालयों इसका सही नहीं है। जो अधिकरण या प्राधिकरण होते हैं उनके खिलाफ भी क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 इसका सही है, केवल स्टेटमेंट 2 इसका सही है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन का सत्रावसान कर सकेगा? ठीक है, अनुच्छेद 174 जैसे ही हम पढ़ते हैं तो 174 एक में हम देखते हैं कि राज्य विधानमंडल जो है उसका सदन का क्या करेगा, आहूत करेगा। कौन? विधान जो राज्यपाल जो है वो सदन के सत्र क्या करेगा भाई, आहूत करेगा। और 174 जब दो अपन देखते हैं तो दो में पहले देखते हैं हम कै और फिर देखते हैं ख। कै में है सत्रावसान और ख में है विघटन, एक में क्या है, आहूत। सत्र आहूत करने का काम राज्यपाल किसके तहत करता है? 174 एक के तहत। और सत्रावसान करने का काम क्यों कब करता है? 174 2 कै के अनुसार। और विधानसभा का विघटन, विघटन केवल किसका होता है भाई? विधानसभा का, विधान परिषद का विघटन नहीं होता। भाई यही परिभाषा है कि पहले तो विधानमंडल के सदनों को आहूत कर सकेगा 174 एक, 174 2 करके फिर कै में लिखा हुआ है। ये मैंने अभी विधानसभा जो पढ़ाई थी मेरे यूट्यूब चैनल पे उसमें मैंने साफ बताया ये 2 कै और 2 कै। 2 कै में साफ लिख रखा है कि विधानमंडल के सदनों का क्या कर सकेगा, सत्रावसान कर सकेगा। और 2 ख में लिखा हुआ है कि जो विधानसभा का क्या कर सकेगा, विघटन कर सकेगा। तो इसका सही उत्तर है 174 2 क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के अनुच्छेद 160 के क्षेत्र को, देखो ये तो आपको फैक्टी है, फैक्टी आपको याद रखना चाहिए था। 159 में तो क्या है, राज्यपाल की शपथ है। और इसके तुरंत बाद जो राज्यपाल की कार्यपालिका जो इसका जो वो है आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों को निर्वहन हेतु प्रावधान, ये किसमें है? अनुच्छेद नंबर 160 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बाद में असहमति पूर्ण निर्णय दिया। 13 इसमें न्यायाधीश थे, जिसमें से 7 न्यायाधीशों ने इसमें पक्ष में निर्णय दिया था और 6 न्यायाधीशों ने विपक्ष में निर्णय दिया था। देखो या तो आपको 13 न्यायाधीशों के नाम पता हो, जो संभव नहीं है। एक एक कहानी चलती है इसमें, क्या है, जो खन्ना जो थे इनको बाद में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और ये जूनियर थे और इंदिरा गांधी के भरोसेमंद थे। तो जिन्होंने सहमतिपूर्ण निर्णय दिया था उनको तो मिली थी प्रमोशन और जिन्होंने असहमतिपूर्ण दिया था उन्होंने नहीं मिली थी। तो इसमें बताया था कि के मैथ्यू और एच एम बेग जो थे वो सीनियर थे तो उनको नहीं दिया गया था। एक कहानी मिलती है, ये हर किताब में नहीं मिलती, मैंने एक रूपा मंगलानी की किताब थी उसमें एक कहानी पढ़ी थी। बाकी इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति के मैथ्यू ने असहमतिपूर्ण निर्णय दिया था। इसमें एक एच एम बेग भी थे, उन्होंने भी असहमतिपूर्ण दिया था। अगर वो नाम आता तो आप हो सकता है और इजीली कर देते। बाकी जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इसका सही आंसर है के मैथ्यू। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है कि राज्यपाल जो है उनको केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से स्वतंत्र है। तो 239 में जब अपन एक पढ़ते हैं तो ए वगैरह हम देखते हैं तो दिल्ली, पांडिचेरी, उनसे संबंधित प्रावधान अपन देखते हैं, दिल्ली की विधानसभा। और जो
239 दो अपन पढ़ते हैं तो देखते हैं अपन प्रशासक वाली, और 239 एक जो देखते हैं इसमें आता है अध्यादेश के, जो वहाँ का राज्यपाल है उसको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो 239 दो में क्या है, ये जो प्रशासक होता है इसको मंत्रिपरिषद में सहायता और सलाह से क्या है, ये स्वतंत्र, सीधी लैंग्वेज लिखी हुई है 239 दो में। देखो ये मिलान करना था, ये आपको अगर याद हो तो अनुच्छेद 97, 98 और 99, ये तो हैं केंद्र के 3 अनुच्छेद, और ये राज्य के हैं 186, 187, 188। इन दोनों में तो क्या है भाई, क्या है इन दोनों में, वेतन भत्ते, इन दोनों में क्या है, सचिवालय, इन दोनों में क्या है, शपथ। तो मिला लो आप, 186 में वेतन भत्ते मिलाओ, बी में 1 यानी बी में 1, सी में 4, सी में 4, चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो ये अगर क्रम से आपको याद होंगे 97, 98, 99 तो आपको ये प्रश्न हो जाता। अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा है तो बेयर एक्ट में से खूब प्रश्न आए, दवा के प्रश्न आए। अब जो हमारा पार्ट है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। सबसे ज़्यादा मुझे रोचक पार्ट लगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इस पेपर में। बहुत कम फैक्चुअल प्रश्न आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भरमार हो जाती है फैक्टों की। बहुत कम फैक्चुअल प्रश्न आए अब की बार, बहुत अच्छा पार्ट बनाया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, अच्छे से समझ समझ के एक एक प्रश्न को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नवशास्त्रीय यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता है। सबसे पहले तो यथार्थवाद का ही मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एक प्रश्न में 5 मिनट भी लग सकती हैं अगर अच्छे से समझे तो। यह स्वीकार करता है कि अराजकता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है कि जो नवशास्त्रीय यथार्थवाद जो होता है वो अराजकता और संरचना जैसी चीज़ों को लेकर आता है, और शास्त्रीय जो यथार्थवाद था वो सीधा और सीधा मानव स्वभाव की चर्चा करता है। घरेलू राजनीतिक बिल्कुल सही है, प्रेरणा धारणा जैसी बात आ गई, तो 1 और 2 दोनों इसकी विशेषताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांतों से निम्नलिखित, आदर्शवाद का मतलब क्या होता है, मानव स्वभाव बहुत अच्छा है, युद्ध वगैरह बिल्कुल गलत हैं और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, युद्ध वगैरह नहीं करने चाहिए, संघर्ष नहीं करने चाहिए, तो मानव स्वभाव मूलतः अच्छा है, बिल्कुल सही है। युद्ध समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। युद्ध सबसे बुरा लक्षण है, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, बिल्कुल दिख रहे हैं आदर्शवाद के लक्षण है। रॉबर्ट कॉकस हर बार एक सवाल लेके आते हैं कॉकस महोदय, और रॉबर्ट कॉकस को जैसे ही आप देखेंगे कि सिद्धांत किसी ना किसी एक उद्देश्य के लिए होता है, नवग्रामसीवाद, रॉबर्ट कॉकस को जैसे ही देखेंगे। और रॉबर्ट कॉकस की किताब है, ये जो प्रश्न आया, मैंने कहा था कि किताबों के नाम के हिंदी देख लेना, कि सोशल रिलेशन, राज्य स्टेट के रूप और वर्ल्ड ऑर्डर, ये किताब का नाम है इसका। तो रॉबर्ट कॉकस के अनुसार ऐतिहासिक संरचना में शामिल क्या है, उत्पादन के सामाजिक संबंध, राज्य के रूप और विश्व व्यवस्था, ये इसकी किताब है, आप देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रकारात्मक उपागम, डेविड मित्रेनी, अर्नेस्ट हॉस, स्पिलओवर थ्योरी, हाइपर स्पिलओवर थ्योरी, पढ़ के देखो। प्रकारात्मकता का मुख्य उद्देश्य राज्य की सीमाओं को कमजोर करना और अंततः उन पर विजय प्राप्त करना है, ठीक है। प्रकारात्मकता इस विचार को अस्वीकार करता है कि राजनीतिक कार्य निष्पादन को दरकिनार करना आवश्यक है, क्योंकि एकीकरण न केवल एक तकनीकी अनुकूलन है बल्कि अनिवार्य रूप से इसका एक राजनीतिक चरित्र भी है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रकारवाद की उत्पत्ति ही इस प्रकार से हुई है कि ये जो राज्य है ये कमजोर कर रहा है पूरे के पूरे विश्व को, आप एक मान के चलिए। एक राज्यों की जो अवधारणा है ये सही नहीं है, ये यथार्थवाद की आलोचना में पनपा हुआ है प्रकारवाद, जो डेविड मित्रेनी और अर्नेस्ट हॉस लेकर आते हैं, तो दोनों इसके सही हैं। मार्टिन कैपलोन, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इनकी किताब है, और उसके अंतर्गत इन्होंने क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत दिया है। और व्यवस्था सिद्धांत में इन्होंने 6 बताए: शक्ति संतुलन, शिथिल द्विध्रुवीय, दृढ़ द्विध्रुवीय, सार्वभौमिकता, सोपानिकता, यूनिट वीटो, ऐसे करके इन्होंने 6 जो बताए थे। इसके बाद इन्होंने 4 और भी बताए थे: अति शिथिल द्विध्रुवीय, देतांत, अपर्याप्त परमाणु व्यवस्था, ऐसे करके 4 भी बताए थे। शक्ति संतुलन है, शिथिल द्विध्रुवीय है, सार्वभौमिकता है, सोपानिकता है। पदानुक्रम को ही क्या बोलते हैं, सोपानिकता बोलते हैं। तो 3 और 5 कौन कौन से सही है, सही नहीं है 3 और 5, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 3 और 5, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पर आ जाओ। केनेथ वॉल्टज महोदय, थ्योरीज ऑफ आईपी, नव यथार्थवाद के संबंध में केनेथ वॉल्टज के विचारों पे
मानव स्वभाव की कोई चर्चा नहीं करता और ना ही राज्य संचालन के लिए नीति शास्त्र की कोई चर्चा करता है। ठीक है, ये अराजकता और उन पर बात करता है। अराजक राष्ट्रों में राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन स्थापित नहीं हो सकता। शक्ति संतुलन की तो बात ही करता है ये केनेथ वाल्टर। शक्ति संतुलन, जहाँ यथार्थवाद आ गया वहाँ शक्ति संतुलन की बात तो होगी। सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। इसका सही ऑप्शन है केवल एक सही है। मेरे हिसाब से सही उत्तर ये होगा। शक्ति संतुलन की बात करता है केनेथ वोल्टर, अच्छे से करता है। निम्नलिखित में विद्वानों में से किसने संबद्ध आधारित विकास, एसोसिएटेड डिपेंडेंट डेवलपमेंट, इसका सही उत्तर है फर्नांडो एच कार्डोसो। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट शब्दावली तो मैंने भी ये नहीं पढ़ी, कहीं नहीं पढ़ा मैंने, बाकी मैंने गूगल किया था इस प्रश्न को, तो इसका सही उत्तर है फर्नांडो एच कार्डोसो। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह तर्क दिया कि रचनावादी यह स्पष्ट करने में विफल रहते हैं कि मानदंड कैसे बनते हैं, पहचान कैसे आकार लेती है और हितों को कैसे परिभाषित करती है। देखो एक नव यथार्थवादी विचारक थे जॉन मर्साइमर, और जॉन मर्साइमर ने शक्ति की बहुलता की बात करी खूब ज़्यादा, के मतलब ये जो राज्य हैं अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और ये शांति चाहते ही नहीं है। उसके बाद क्या है, प्रकारवादी उपागम आया, तो प्रकारवाद की फिर आलोचना हुई और सबसे पहले आलोचना में सामने आए जॉन मर्साइमर। तो इन्होंने बताया कि जो ये प्रकारवादी, ये जो रचनावादी हैं, जो अलेक्जेंडर वेंड और ये निकोलस ओनफ वगैरह आए हैं, ये कोई ये बताते ही नहीं है कि मानदंड कैसे निर्धारित होते हैं और ऐसी कुछ स्टेटमेंट बताते ही नहीं है। जॉन मर्साइमर इसका सही उत्तर है। खेल सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा। किस प्रतिमान, खेल सिद्धांत के खूब सारे प्रतिमान हैं। कोई राष्ट्र अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्र के इरादों को पूरी तरह ना भी समझता हो तो वह ऐसी नीति का अनुसरण कर सकता है जिससे उसके हितों की रक्षा हो सके, बशर्ते कि वह इस बात की परवाह ना करे कि उसकी नीति से दूसरे प्रतिद्वंदी राष्ट्रों को लाभ होना तय है। प्रिजनर्स डायलेमा, कैदी की दुविधा। कहीं भी राष्ट्र आपस में पता नहीं चलने देते कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। गेम थ्योरी की एक विशेषता है कैदी की दुविधा। संचार सिद्धांत, कार्ल ड्यूस, नाम आपने सुना होगा। संचार सिद्धांत मानता है कि राजनीति मूल रूप से नियंत्रण की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, शक्ति प्राथमिक भूमिका निभाती है। ठीक है, संचार सिद्धांत के मनोयोग का केंद्रीय बिंदु निर्णय निर्माण ही है। बिल्कुल सही है दोनों, एक और दो दोनों सही है। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी खूब पढ़ी होगी आपने बढ़िया ढंग से। लोकतंत्र का प्रतिस्पर्धी सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, प्रतिस्पर्धी सिद्धांत भी इनका ही है। एक इकोनॉमिस्ट है एंथनी डाउन्स। इसका सही आंसर क्या है, एंथनी डाउन्स। बढ़िया ढंग से पढ़ा होगा आपने, ये तो आपने बिल्कुल सही कर दिए होंगे एंथनी डाउन्स। और ये तो राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखो बल होता है, दंड होता है, पुरस्कार होता है। नेतृत्व जैसी चीज तो नहीं होती। बल, दंड, प्रेरणा और पुरस्कार, ये इसका सही आंसर होगा कि बल के द्वारा राष्ट्रीय शक्ति होती है, दंड के द्वारा होती है, प्रेरणा के द्वारा होती है, पुरस्कार के द्वारा होती है। निम्नलिखित विचारकों में से किसने राष्ट्रीय हित जो वैध और जो वैध नहीं है में अंतर करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। देखो इस प्रश्न में मैं पहले भी डाउट में था, इस प्रश्न में मैं आज भी डाउट में हूँ। ये दो किताबों में अलग है। महेंद्र कुमार की किताब में तो इसका उत्तर है केनेथ वाल्टज, और जो स्मिथ वाली किताब है, जो बेलिस और स्मिथ वाली किताब है, उसमें इसका सही उत्तर है वॉल्टर लिपमैन। तो मेरे हिसाब से इसका जो ज़्यादा सही उत्तर है वो होगा वॉल्टर लिपमैन। स्टार लगा लो, आप केनेथ वाल्टज करके आए तो भी सही हो सकता है। बाकी देखते हैं आरपीएससी की में क्या आता है। सौदेबाजी सिद्धांत, डंकन लुइस, आप सबने थॉमस सेलिंग। आप जैसे ही सौदेबाजी सिद्धांत का नाम आता है तो आपको नाम याद होगा थॉमस सेलिंग। स्ट्रेटजी ऑफ कन्फ्लिक्ट इनकी बुक है। सौदेबाजी सिद्धांत के बारे में, यह शून्यतर योग स्थितियों पर विचार करता है। यह केवल शुद्ध स्थिति की संगम में ही प्रासंगिक है, शुद्ध सहयोग की स्थिति में नहीं। देखो सौदेबाजी का सिद्धांत ऐसा नहीं है, ये शुद्ध संघर्ष की स्थिति में भी होता है और उसके साथ साथ शुद्ध सहयोग की स्थिति में भी होता है। तो सौदेबाजी का सिद्धांत ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल शुद्ध संघर्ष की, शुद्ध सहयोग में भी सौदेबाजी होती है, खूब होती है। तो दो इसका गलत है, केवल एक इसका ऑप्शन सही है। ईश्वर का उपहार
किसने शक्ति संतुलन ईश्वर का उपहार नहीं है, इसे मनुष्य के सक्रिय हस्तक्षेप से प्राप्त करना होता है। मैंने इसको कहीं पढ़ा नहीं था इस स्टेटमेंट को, बाकी मैंने जब इसको नेट वगैरह से देखा तो इसका सही उत्तर बता रहे हैं निकोलस जे स्पाइकमैन, जो कि किससे संबंधित थे, जो रिमलैंड थ्योरी थी उससे संबंधित थे। जब अपन जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो रिमलैंड थ्योरी किसकी है, निकोलस जे स्पाइकमैन की, के जो समुद्री शक्तियां जो होती हैं, जो समुद्र के कोने पे जो देश होते हैं उनमें शक्तियां होती हैं, तो ऐसी है कि शक्ति संतुलन जो है ईश्वर का उपहार नहीं है, इसे मनुष्य के सक्रिय हस्तक्षेप से। देखो आप ये, मेरे हिसाब से अगर आप ये आंसर करके आए हो, क्योंकि मैंने सर्च किया गूगल वगैरह से, तो ये स्पाइकमैन बोल रहा है। बाकी देखते हैं आरपीएससी क्या मानती है इसमें। ये देखो ये अच्छा सवाल है। सामूहिक सुरक्षा अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक सुरक्षा अवधारणा अत्यंत रूढ़िवादी है, यह क्षेत्रीय यथास्थिति रखने हेतु समर्पित है, आक्रामकता को सबसे बुरा अपराध मानती है। बिल्कुल सही है, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं। 21वीं सदी में जब राज्यों के बीच नहीं बल्कि भीतर युद्ध आम बात करते हैं तो सामूहिक सुरक्षा कोई समाधान प्रदान करने की संभावना नहीं रखती। दोनों स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं, एक और दो दोनों सही हैं। किन कंट्री सिंड्रोम, मैंने पॉलिटिकल में पहली बार इसको पढ़ा है, कोई इंग्लिश मीडियम की किताब से ये उठाया होगा, देखेंगे कोशिश करेंगे कहाँ से इसको उठाया है। कि शीत युद्ध के बाद की अवधि में सहयोग और गठबंधन के प्रमुख आधार के रूप में शक्ति संतुलन के विचार में राजनीतिक विचारधारा को प्रतिस्थापित कर दिया है। मैंने इसको सर्च किया और सर्च करने के बाद इसको जो मिला मुझे वो तो मिल रहा है, ये ब्रेजेंस्की करके है। अपन ने ब्रेजेंस्की का नाम पहले भी सुना है, ये लोकतंत्र के ऊपर काफ़ी काम किया है इन्होंने, कि पैसे से तुलना की है लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र जो है वो पैसे का खेल है, ऐसा कुछ बात भी ब्रेजेंस्की की है। बाकी किन कंट्री सिंड्रोम, ये शब्द मैंने पहली बार सुना है, कि शीत युद्ध के बाद जो है गठबंधन के प्रमुख आधार के रूप में राजनीतिक विचारधारा को शक्ति संतुलन के विचारों में क्या कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो अगर ये आंसर आप करके आए हैं तो ज़्यादा सही है। बाकी आरपीएससी के की का अपन क्या करते हैं, वेट करते हैं ऐसे सवालों के लिए। ये सवाल एनसीईआरटी से आया है। साल्ट फर्स्ट 26 मई 1972, दो, एक तो यूएसए के तो कौन थे, निक्सन, और एक था यूएसएसआर, और यूएसएसआर के थे ब्रेजनेव। तो निक्सन और ब्रेजनेव के बीच में साल्ट फर्स्ट जो था उसकी हस्ताक्षर हुए, और वो हस्ताक्षर हुए थे, एनसीईआरटी में लिख रखा है मॉस्को में। मॉस्को में है, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें पहले पाठ के लास्ट के पेज में है, आप देख लेना, वहाँ सारी संधियाँ लिखी हुई हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई थी। कहाँ हस्ताक्षर हुए थे भाई, ये मॉस्को में हस्ताक्षर हुए थे। ये सरल प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहली बात तो आपको पता ही होना चाहिए था, एनसीईआरटी में साफ है ये संधि, जब अपन पर्यावरण वाला पाठ पढ़ते हैं, कि अंटार्कटिक संधि जो है वो 1959 में हुई, जो और अंटार्कटिका से संबंधित जो प्रोटोकॉल था वो 1991 में जाके हुआ। बाकी इन संधियों से भी आप निकाल सकते हो। प्राग संधि कब हुई, 2010 में हुई। सामरिक आक्रामक जो शॉर्ट थी वो 2002 में हुई। अगर आपने शॉर्ट पढ़ी है तो शॉर्ट के ऊपर और भी है एक सवाल इसमें। और जो आउटर स्पेस ट्रीटी थी वो 1987 में हुई, 1969 में हुई नहीं थी। तो ये तीनों संधियां गलत हैं। और अंटार्कटिक संधि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो सीधी सीधी एनसीईआरटी से है, अंटार्कटिक संधि 1959 में है। सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक प्रतिरक्षा। सामूहिक सुरक्षा तो कैसी स्थिति है, आदर्शवादी स्थिति है, और सामूहिक प्रतिरक्षा एक यथार्थवादी स्थिति है, कि पूरी तरह जैसे फिक्स है कोई दुश्मन तो सामूहिक प्रतिरक्षा है। अब फिक्स ही नहीं है कोई, उसका बेस ही नहीं है, वो सामूहिक सुरक्षा है। जैसा कि सामूहिक सुरक्षा हम पहले बताए थे, आज के युग में सामूहिक सुरक्षा जैसी क्या है, प्रासंगिक रही नहीं है। तो देखो सामूहिक प्रतिरक्षा का क्षेत्र सामूहिक सुरक्षा के क्षेत्र से सीमित है, इसमें सीमित होता है, बिल्कुल सही है। सामूहिक प्रतिरक्षा में पूर्व नियोजन संभव है, सामूहिक सुरक्षा में नहीं। देखो फिक्स्ड टारगेट होता है इसमें सामूहिक प्रतिरक्षा में, और सामूहिक सुरक्षा में फिक्स टारगेट नहीं होता। इसी के ऊपर ये तीनों स्टेटमेंट हैं। तो 1 2 3 ये पूरे स्टेटमेंट सही हैं, तीनों के तीनों, एक भी गलत नहीं है। देखो ये एक था आईएईए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। मैंने पहले भी बताया था कि ये आईएईए हमेशा एक प्रश्न लेकर आता है। राफेल मारियानो ग्रोसी इसके फिलहाल में अध्यक्ष हैं, जिसका स्टेटमेंट पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा भी था। आईएईए जो
निरीक्षकों ने पाया कि एनपीटी के सदस्य ईरान ने नंताज में एक भारी जल उत्पादन कारखाने का निर्माण कर लिया है। ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से आया है। जो एनसीईआरटी का अमेरिकन हेजीमनी वाला चैप्टर है उसको आप देखना। 2003 में क्या हुआ था, अमेरिका ने ईरान पे क्या किया, आक्रमण किया। वो किसके फलस्वरूप किया था कि 2002 में एक टीम गई थी आईएईए की, कहाँ पे, ईरान में, और उसने बताया कि ईरान ने क्या बना लिया है, नंताज में एक यूरोनियम कारखाने का भारी जल उत्पादन कारखाना बना लिया है। तो 2002 है इसका सही उत्तर। और इसको आप देख सकते थे किसके आधार पे कि 2003 में यूएसए ने क्या कर दिया था, फिर इराक पर आक्रमण कर दिया था इस रिपोर्ट के बेस पे। तो ये रिपोर्ट तो आई थी 2002 में और हमला कब कर दिया, 2003 में। अगली चीज है, देखो वही है शॉर्ट, सामरिक आक्रमण टेटी ऑन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन, शॉर्ट। शॉर्ट जो टेटी है, पहली बात तो कब हुई है, 2002 में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई थी। तो मार्च 2000 में, बिल्कुल नहीं, 2002 में ये ट्रीटी हुई थी। और एक हथियार नियंत्रण उपाय है टीएसओआर के तहत 10 वर्षों के भीतर 6000 से घटाकर 1700 से 2200 के बीच सीमित कर दिया। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और एक तो होता है देखो आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल का मतलब होता है ये हथियार नियंत्रण होगा या हथियार कटौती होगा। सोच के देखो इसको। हथियार नियंत्रण का मतलब है कि आगे हम कोई हथियार नहीं बनाएंगे, और एक है आर्म्स रिडक्शन। एक तो है आर्म्स कंट्रोल और एक है आर्म्स रिडक्शन। ये कैसी टेटी है, आर्म्स कंट्रोल नहीं है, ये तो रिडक्शन है, न्यूनीकरण है, ये नियंत्रण नहीं है। तो ये ऑप्शन भी इसका गलत है, केवल ऑप्शन 3 इसका सही होगा। ये कंट्रोल नहीं है, ये रिडक्शन है। जोकर सिद्धांत, ये पिछली बार प्रश्न पूछा था और मैंने इस पे आपत्ति लगाई थी, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। और पिछली बार इसका उत्तर जोसेफ नोगी इन्होंने नहीं माना था, मैं जोसेफ नोगी करके आया था। अब की बार ये जोसेफ नोगी मानेंगे इसका उत्तर। महेंद्र कुमार की किताब में खूब है ये अर्धवार्ता दृष्टिकोण, थॉमस सेलिंग मान लिया था पिछली बार, और जोकर दृष्टिकोण ही पूछा था पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में। अब की बार ये मानेंगे क्या, जोसेफ नोगी। पिछली बार मैंने इस पर आपत्ति लगाई थी और मैंने 50 रुपये खर्च किए थे आरपीएससी के लिए, आपत्ति लगाने के लिए, पर इन्होंने जोसेफ नोगी नहीं माना था। हालांकि फाइनल आंसर की अभी आई नहीं है, आएगी जब, हो सकता है ये जोसेफ नोगी मान ले। बाकी अब की बार 100% इसका उत्तर क्या सही होगा, जोसेफ नोगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ब्लिट्ज, तीव्र और निरंतर हवाई बमबारी, जस इन बेलो, युद्ध का एक न्यायोचित सहारा, पेसिफिज्म, युद्ध है हिंसा की अस्वीकृति, जस्ट वॉर, क्या नैतिक मानकों को पूरा करता हो। कतई सही है, जस्ट वॉर सुमेलित नहीं है पूछा है। पेसिफिज्म बिल्कुल सही है कि हिंसा की समाप्ति होती है उसको पेसिफिज्म कहते हैं, या मतलब प्रशांतवाद, शांतवाद, एक शांतिवाद जो विचारधारा होती है कि जहाँ शांति के प्रति क्या है, पेसिफिज्म की हिंदी ही क्या है, शांतिवाद। ब्लिट्ज, अब देखो ये जस इन बेलो है, एक तो होता है जस एड बेलम। दो प्रकार के हम सहारे पढ़ते हैं, और एक होता है जस इन बेलो। जस एड बेलम में तो क्या होता है, जस एड बेलम में होता है जो नैतिक सिद्धांत जो हैं उनके आधार पर क्या होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, ठीक है। और जस इन बेलों में होता है कि जो साधन हैं वो अनुरूप काम में लिए जाने चाहिए। तो दो चीजें हैं इसमें। जस एड बेलम का मतलब होता है नैतिक, यानी न्यायोचित सहारा जस इन बेलो नहीं होता, ये जस एड बेलम होता है, ना कि जस इन बेलो। तो ये जस इन बेलो जो है वो गलत है। रॉबर्ट गुडिन जो हैं, हालांकि हमने बहुसंस्कृतिवाद के दो प्रकार खूब पढ़े हैं, उदार बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद। जब हम बिल कम्लिका को देखते हैं तो अपन उदार बहुसंस्कृतिवाद की बात करते हैं, और जब अपन एजाया वर्लिन, भीखू पारिक और इनको देखते हैं तो हम बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद की चर्चा मतलब बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद पे अपन पहुंच जाते हैं। तो गुडिन जो हैं इन्होंने विविधताओं के व्यवहार के आधार पर दो प्रकार बताए, बहुलवादी एवं उदार। उदार के अंतर्गत तो ये किसको लेते हैं,
बिल को लेते हैं, और बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद जो है उसके अंतर्गत ये किसको लेते हैं, भीखू पारिक, चार्ल्स टेलर, इजाया बर्लिन, इनको किस में लेते हैं, बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत। समकालीन पश्चिम के लिए दर्शक खेल युद्ध, हमने दर्शक खेल युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा, बाकी मैंने गूगल सर्च किया इसका, क्रिस्टोफर कोकर करके आंसर आ रहा है, मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना आज तक। रीजनलिज्म की प्रारंभिक लहर, रीजनलिज्म की चार लहर बेसिकली बताई जाती हैं। अपन जब रीजनलिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि 1950 के बाद में एकदम से लहर आती है, जैसे यूएनओ की स्थापना होती है तो क्षेत्रवाद की लहर आती हैं, और 1950 के दशक में नए नए संगठनों का उदय होता है, जिसमें ओएएस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेटस है, आसियान है, ईईसी है, लीग ऑफ अरब स्टेट है। ये सब चारों की चारों 1970 से पहले की हैं, और जो पहली जो वेव है वो 1950 से 1970 तक मानी जाती है, जो रीजनलाइजेशन की प्रथम वेव जो है। इसके बारे में हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये चारों की चारों किससे संबंधित हैं, प्रथम लहर से संबंधित हैं। पहचान की राजनीति से संबंधित बिल्कुल पता है हमें, सैमुअल पी हंटिंगटन ने यह कल्पना की थी कि पहचान के इर्द गिर्द घूमेंगी, ना कि शक्ति के इर्द गिर्द, बिल्कुल सही है। सभ्यताओं के संघर्ष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्राच्यविद बर्नार्ड लुइस बहुत पहले एक प्राच्यविद थे, उन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया था। तो ये दोनों कथन सही हैं, बर्नार्ड लुइस ने इसका प्रयोग किया था। बाकी राजनीति में जो पहचान की जो ये सभ्यताओं का संघर्ष है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सैमुअल पी हंटिंगटन ने 1992 में, और उसके बाद 1996 में इनकी किताब भी आई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें 8 प्रकार की सभ्यताएं बताते हैं और आपस में बताते हैं कि इन सभ्यताओं के बीच में क्या होगा भाई, संघर्ष होगा। अगले प्रश्न पर अपन चलें। फ्रांसीसी फुकुयामा की किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फ्रांसिस फुकुयामा से एक प्रश्न आना ही है, एंड ऑफ हिस्ट्री, इनके बिना तो पेपर पूरा होता ही नहीं। कि इन्होंने लास्ट मैन का विचार किस दार्शनिक से लिया, ये थोड़ा सा इन्होंने इजी प्रश्न दे दिया कि अंतिम व्यक्ति का विचार किससे लिया था, फ्रेडरिक नीत्शे से इन्होंने लास्ट मैन का विचार लिया था। फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ इंटरनेशनल, एनसीईआरटी किताब देखना, और उसमें फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ इंटरनेशनल के बारे में दिया हुआ है, समकालीन विश्व में राजनीति किताब में, और उसमें साफ लिख रखा है कि 1982 नहीं है, इसकी स्थापना 1972 में है, और यूएसए, फ्रांस, स्वीडन और यूके इनके प्रयास से हुई थी। तो केवल कथन 2 सही है, इसकी स्थापना 1982 में नहीं है, इसकी स्थापना 1970 में है। अब देखो, अब आ जाता है हमारा पार्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बार इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं पूछे हैं, बहुत अच्छे से इंडियन पॉलिटिकल थॉट पूछा है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में खूब फैक्ट बन जाते हैं। अब की बार इतने ज़्यादा फैक्ट नहीं पूछे, और फैक्ट पूछे हैं तो वो किताबों में है। आप मनुस्मृति को न्याय शास्त्र के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि मानने वाले ब्रायन स्मिथ हैं। इनके बारे में अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आप एक बार केएल कमल साहब की किताब देख लेना, उसमें ब्रायन स्मिथ के बारे में है कि इस किताब को ब्रायन स्मिथ ने क्या कहा है, न्यायशास्त्र के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि। कौटिल्य द्वारा जो बताए गए विभिन्न विभाग हैं उनके अध्यक्ष पूछे गए, काफ़ी सारे अध्यक्ष हैं, और वो किसी भी किताब में आपको कहीं भी मिल सकते हैं। आपने पढ़े होंगे जो पशु संरक्षक और जो चारागाह वगैरह के होते हैं वो कहीं भी सूनाध्यक्ष हमने तो पढ़ा नहीं है, हमने तो इसको पढ़ा था विविताध्यक्ष, तो इसका गलत युग्म यही है, सूनाध्यक्ष नहीं है, विविताध्यक्ष होता है। कौटिल्य के अनुसार देखो ऐसे प्रश्न होते हैं सबसे अच्छे, राज्य व धर्म के बीच में सही कथन को पहचानिए। राज्य और धर्म क्या था, जो राज्य था, जो राजा था, वो राजा धर्म के अधीन था। कौटिल्य का राजा धर्म से ऊपर नहीं था, धर्म से बंधा हुआ था, क्योंकि धर्म का अर्थ वहाँ अलग था, धर्म का अर्थ वहाँ कर्तव्य से था। तो राज्य धर्म का सृजन करता है नहीं है, राज्य धर्म का सृजन करता नहीं है, धर्म के आधार पर तो उल्टी राज्य की स्थापना हुई है। राज्य और धर्म के मध्य कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी नहीं है, राज्य को तो रखना पड़ेगा धर्म, मूलतः राज्य ही धर्म का नियंत्रक है, नहीं राज्य धर्म का संरक्षक है। ये स्टेटमेंट सबसे फिट बैठता है इसमें। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यम माना गया है,
तो इसका सही आंसर, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है यम के बारे में, बाकी इस पे अपन स्टार लगाते हैं। क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। कुलीन वर्ग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? कुलीन वर्ग की वंशानुगत स्थिति में विश्वास, बिल्कुल सही है। कुलीन वर्ग की वंशानुगत स्थिति में विश्वास करते हैं, वंशानुगत जो है उस पर ये जोर देते हैं, कुलीन वर्ग को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और निम्नतर लोग जो हैं उनके तिरस्कार में भी ये जोर देते हैं कि निम्नतर लोग जो होते हैं उनका तिरस्कार ही होता है, और जो उच्चतर लोग जो होते हैं उन पर ज़्यादा बढ़ाई देते हैं। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के राजनीतिक सुविधावाद का समर्थन, बिल्कुल सही है। उनके सिद्धांत में जवाबित की अपेक्षा शरीयत को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये चीज़ भी मैंने पढ़ी है कि शरीयत को उनके उसमें ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक जगह मैंने ये भी देखा था कि शरीयत की जगह जवाबित को अधिक महत्व दिया जाता है। बाकी मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो 4 होगा। मान लो ये भी, ये नहीं, 1 2 3 ये भी इसका हो सकता है, जवाबित को मान लें वो। बाकी मेरे हिसाब से 4 ही होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजाओं के वर्चस्व और वास्तविक औचित्य को न्याय न्याय लागू करने की आवश्यकता है? इसका सही उत्तर है अबुल फजल। ये ही राजा और इनके न्याय की बात करते हैं। जैनिज्म ए पिक्टोरियल गाइड टू द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस, पढ़ी नहीं थी, बाकी मैंने इसको गूगल सर्च किया। इसका सही उत्तर है कर्ट टिर्च। ये अलग सा नाम है, यही आपको करके आ जाना चाहिए था। ऐसे प्रश्न तो देखो हर बार आते हैं, 10-5 प्रश्न तो ऐसे आते ही हैं जो अपन पे भी नहीं हो। भारत की न्याय व्यवस्था के विषय में नीचे दिए हुए राजा राममोहन राय के विचारों को ध्यान से पढ़िए और असंगत कथन को पहचानिए। खूब पता है हमें, ज्यूरी व्यवस्था को प्राथमिकता देते थे, विधि के संहिताकरण की समर्थन करते थे, प्रशासनिक अधिकारियों के कानूनी उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते थे, कहीं भी विवेकाधिकार शक्तियों को वृद्धि की बात नहीं करते थे, देने की बात नहीं करते थे कि इनको विवेकाधिकार शक्तियां प्रदान होनी चाहिए, ऐसी कोई बात राजा राममोहन राय नहीं करते थे। राजनीतिक चिंतन की किस अवधारणा को राजा राममोहन राय ने राजनीतिक चिंतन का बिल्कुल स्वतंत्रता है, राजा राममोहन राय को जैसे ही अपन पढ़ते हैं तुरंत उदारवाद और स्वतंत्रता की बात होती है। समाज के विभाजन पर अबुल फजल के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल को हमने पढ़ा होगा, समाज को कितने वर्गों में बांटते हैं अबुल फजल? 4 वर्गों में बांटते हैं, अग्नि, हवा, जल और अग्नि, हवा, जल और एक और बांटते हैं। वो 4 वर्ग होते हैं, 6 वर्ग नहीं होते, 4 वर्ग होते हैं। और अबुल फजल जो विद्वान वगैरह हैं उनको प्रथम स्थान देते हैं, बिल्कुल सही है। अंतिम स्थान कृषक और श्रमिकों को नहीं देते, जो ये कृषक और श्रमिकों को नहीं देते हैं अंतिम स्थान। जो चौथा वर्ग होता है उसमें शूद्र वगैरह को अंतिम स्थान देते हैं, इसको तो तीसरा स्थान देते हैं। तो केवल 2 इसका सही है, एक एक इसका गलत है, तो ये और ये तो हो ही गए। 3 इसका, तो 2 इसका बिल्कुल सही है, विद्वानों को देते हैं, तो केवल 2 सही है इसका 129 का। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती को जैसे ही हम पढ़ते हैं तो तुरंत देखते हैं कि इन पे मनुस्मृति का प्रभाव था, और मनुस्मृति जैसे ही आएगी वैसे ही राज्य का कल्याणकारी स्वरूप आपके सामने आएगा। कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सुझाए गए राजनीतिक संगठन के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। स्वामी दयानंद ने वैदिक उपदेशों और मनुस्मृति की शिक्षाओं के अनुसार राजनीतिक संगठन की अपनी योजना बनाई, बिल्कुल सही है। मनुस्मृति और वैदिक उपदेशों को इन्होंने माना था। अगली चीज है कि स्वामी दयानंद द्वारा सुझाया गया संगठन कल्याणकारी राज्य के बजाय धर्मतंत्र के अनुरूप है, बिल्कुल गलत है। धर्मतंत्र के अनुरूप नहीं है, कल्याणकारी राज्य के ही अनुरूप है। इस राजनीतिक संगठन में राजा और 3 परिषदें एक दूसरे पर नियंत्रण रखेंगे। 3 परिषद इन्होंने बताई थी ना, एक कार्यपालिका के रूप में, एक विधायिका के रूप में, एक न्यायपालिका के रूप में, इन्होंने 3 परिषदें बताई थी। तो 3 सही है, 1 सही है, 3 और 1 तो सही है। गलत कथन, तो केवल 2 इसका क्या है, गलत कथन। इसका आंसर होगा बी। सर सैयद अहमद खान के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही वाक्य पहचानिए। सर सैयद अहमद खान के बारे में आपने पढ़ा होगा, कांग्रेस के क्या थे, समर्थक थे या विरोधी थे? विरोधी थे। और मनोनयन प्रथा के समर्थक थे, लोकप्रिय शासन के समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थन थे, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, और हिंदू मुस्लिम एकता को कभी भी नहीं मानते थे। हिंदू मुस्लिम एकता को अव्यवहारिक मानते थे शुरुआत में। एल्बर्ट विल में
पक्ष में नहीं थे। ये चाहते थे कि जो अंग्रेज हैं ये ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, इनके ही पास सब कुछ होना चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक नहीं थे, ये विरोधी थे, ये लोकप्रिय शासन में विश्वास नहीं करते थे। तो सही वाक्य इसका क्या है, ये लोकप्रिय शासन में विश्वास नहीं करते थे, ये सही कथन है। ये तो मानते थे कि लोकप्रिय शासन नहीं होना चाहिए, मनोनयन प्रथा होनी चाहिए, और जो ये अंग्रेज हैं ये ही शासन करते रहने चाहिए, ये अच्छा शासन करते हैं, ये लोकप्रिय शासन में नहीं करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को आपने देखा है, और संस्कृत भाषा का जो स्थान पर जन सामान्य भाषा जो थी, ये किसके बाद में आई थी, जब ये मिले थे केशव चंद्र सेन से। तो ये अपन पढ़ते हैं केशव चंद्र सेन का और स्वामी दयानंद सरस्वती वाला मामला, कि जो केशव चंद्र सेन जब मिले थे तो उसके बाद में इन्होंने संस्कृत से जन सामान्य भाषा पे क्या हो गए थे, आ गए थे, कि ये संस्कृत में लिखते थे। तो इन्होंने केशव चंद्र सेन जो थे ये इनसे मिले कि आपके जो उपदेश हैं वो सभी लोगों के समझ में नहीं आते हैं, आप इसके स्थान पे जन सामान्य भाषा का प्रयोग कीजिए। ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। रामास्वामी नायकर 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन, बिल्कुल सही है। पहला आत्मसम्मान आंदोलन 1929 में। दुराष्ट्र सिद्धांत एवं भारत विभाजन का समर्थन, ये बिल्कुल सही है, ये दुराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे और भारत विभाजन के समर्थक थे। ये तो दक्षिण भारत को ही अलग करने के समर्थन में थे, पाकिस्तान ही नहीं। ये तो चाहते थे कि दक्षिण भारत भी अलग हो जाए और उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन घटता जाए, द्रविड़ आंदोलन जैसे ये स्लोगन देते थे जो ये थे ईवी रामास्वामी नायकर। तो रामास्वामी नायकर कांग्रेस में कब सम्मिलित हुए थे बताओ? कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे 1920 में, और 1938 में फिर ये इन्होंने एक अलग पार्टी जो उसमें द्रविड़ कसगम में चले गए। फिर 1944 में द्रविड़ कसगम के अध्यक्ष भी बन गए। तो 1924 में नहीं शामिल हुए थे आईएनसी में, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1920 में शामिल हुए थे। ईवी रामास्वामी, अब तक हम पढ़ते थे इसको काली कुर्ती आंदोलन, आज हमने नया शब्द देखा, काली कमीज आंदोलन। तो काली कुर्ती आंदोलन जो था वो किस लिए चलाया था भाई, किस लिए चलाया था? जातिवाद, हिंदू धर्म और लैंगिक असमानता, इसमें मूल जो था वो था लैंगिक असमानता। ये महिलाओं के अधिकारों के काफ़ी समर्थक थे ईवी रामास्वामी नायकर, और लैंगिक जो असमानता थी इसको लेकर इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन कौन सा था? काली कुर्ती आंदोलन। सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन में सहयोगी कौन थे? ये मैंने देखो नहीं पढ़ा, बाकी मैंने सर्च किया, तो आप उत्तर की अगर हम देखें तो इसको नहीं बता रहे कि ये नहीं था, तो 1 2 3 इसका सही उत्तर है। मौलवी हलीमुद्दीन इसमें नहीं बता रहे, मैं श्योर नहीं हूँ, आप स्टार लगा लेना अगर करके आए हो। तो अगर ये आंसर है तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया थोड़ा सा। अगला प्रश्न है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने आधुनिक पूंजीवाद की आलोचना की, बिल्कुल सही है। आधुनिक पूंजीवाद की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। इंदु प्रकाश में कहा कि मानवता का विकास लोकतंत्र और समाजवाद की ओर ले जा रहा है। इन्होंने एक माला लिखी थी भाषणों की, और वो कौन सी माला थी? इंदु प्रकाश। उसमें समाजवाद की और लोकतंत्र की, समाजवादी थे, लोकतंत्र का समर्थन करते थे अरविंदो घोष जो थे। तो ये दोनों कथन इनके सही हैं। अरविंदो घोष के निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। कहीं भी उपयोगितावाद का समर्थन नहीं करते थे, आधुनिक पूंजीवाद के बिल्कुल समर्थक नहीं थे। हाँ, समाजवाद के आलोचक होते हुए भी वो समाजवाद के आदर्श आधारभूत सिद्धांत को स्वीकार करते थे। तो मात्र कथन 3 इसका सही है। दादा भाई नौरोजी, ड्रेन थ्योरी, निर्गम सिद्धांत, दो प्रकार के ड्रेन की बात करते हैं, कि केवल जो ये अंग्रेज हैं इन्होंने केवल इकोनॉमिकल ड्रेन नहीं किया है भारत का, कि केवल इन्होंने आर्थिक रूप से रुपए को नहीं लेके गए, इन्होंने मोरल ड्रेन भी इंडिया का किया है, इन्होंने नैतिक रूप से भी क्या किया है, निर्गम किया है। तो सही आंसर क्या है? मोरल ड्रेन। दो ड्रेन की बात करते हैं, इकोनॉमिक ड्रेन और मोरल ड्रेन। 1903 में ये दो ड्रेन की बात करते हैं, ड्रेन थ्योरी याद रखना। चलो आगे। महात्मा गांधी, भारत में सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने सर्वप्रथम खेड़ा सत्याग्रह में कहा। नहीं, खेड़ा सत्याग्रह में नहीं किया इन्होंने। 1917 में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में ये सत्याग्रह पे बैठ गए थे। ये स्टेटमेंट गलत है। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद वे ब्रिटिश प्रशासन के सहयोगी के स्थान पर असहयोगी हो गए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसके बाद इन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद 1920 में एक विशेष सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये लाहौर अधिवेशन नहीं था, 1920 का एक विशेष सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में।
और ये अधिवेशन नहीं था, ये कैसा अधिवेशन था? विशेष अधिवेशन था। जो किसके आधार पर बुलाया गया था? कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ है, हत्याकांड हुआ है, और इसके बाद ये क्या हो गए, असहयोगी हो गए। तो स्टेटमेंट थर्ड भी गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी गलत है, मात्र स्टेटमेंट सेकंड क्या है, सही है। निम्नलिखित में से गांधीवादी आदर्श सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं कौन सी हैं? केंद्र सरकार सभी स्तरों की सरकारों को एक साथ रखने में सक्षम होगी, वाह। प्रत्येक प्रांत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होगा, बिल्कुल सही है। कोई भी बाहरी घेरा किसी भी आंतरिक घेरे पर असाधारण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। क्या है आंतरिक व्रत सिद्धांत? व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर, गांव गांव के ऊपर, प्रांत वो ब्लॉक ब्लॉक के ऊपर, जिला जिला के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर के केंद्र जैसी तो कोई बात गांधी करते ही नहीं है। गांधी कहीं भी केंद्र को एक साथ रखने की सक्षम होने की बात तो करते ही नहीं है। केंद्र जैसी बात तो गांधी की है ही नहीं। तो 2 और 3, केवल 2 और 3 इसके क्या है भाई, सही है उत्तर। जवाहरलाल नेहरू ने अपने लेखन में किस भारतीय दार्शनिक तत्व की ओर आकर्षण किया है? देखो, नेहरू जी बहुत प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद से। और स्वामी विवेकानंद का मूल दर्शन क्या था? नव वेदांत। तो ये बताते थे कि जो वेदांत का अद्वैत दर्शन है उसके प्रति ये आकृष्ट होते थे कि ये बहुत गजब तरीके से आकृष्ट होता है। इन्होंने ऋग्वैदिक धार्मिक मान्यता और इन पे कोई बात नहीं, वेदांत का अद्वैत दर्शन होगा इसका आंसर। जयप्रकाश नारायण संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से अंतर्निहित दोष हैं? तो देखो, नौकरशाही जैसी बात जयप्रकाश नारायण नहीं करते। नौकरशाही की बात तो करते हैं राम मनोहर लोहिया। ये कलेक्टर के पद को खराब बताते हैं और नौकरशाही के आधार पर जो लोकतंत्र है उसकी आलोचना करते हैं। तो देखो, 3 तो इसमें होगा नहीं, तो यहाँ काट दो, यहाँ काट दो और यहाँ काट दो। आंसर क्या होगा? 1 और 4। धर्मनिरपेक्षता की नेहरूवादी व्याख्या, बहुत सरल प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता की नेहरूवादी व्याख्या क्या होती है? कि धर्म से हम दूर तो होंगे परंतु पूरी तरह दूर नहीं होंगे, निरपेक्ष रूप से दूर नहीं होंगे। तो इसमें एक ऑप्शन है कि नेहरू के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति से ही निरपेक्ष है। नहीं, प्रकृति से निरपेक्ष नहीं है। हम एक सैद्धांतिक दूरी के आधार पर निरपेक्ष हैं। हम एक प्रिंसिपल डिस्टेंस का क्या करते हैं? पालन करते हैं। ऐसी बात नेहरू जी भी करते हैं और राजीव भार्गव भी करते हैं। अगला सवाल है, राम मनोहर लोहिया, और राम मनोहर लोहिया का खूब फेमस है क्या? 7 रिवोल्यूशन, सप्त क्रांति, पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति, आर्थिक शोषण के खिलाफ क्रांति, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ क्रांति। ये कई सारी क्रांति बताई। कितनी क्रांति हैं वो? 7 क्रांति हैं। आर्थिक अन्याय, जाति प्रथा, साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति, स्त्री और अश्वेत लोगों के प्रति भेदभाव के खिलाफ क्रांति, अधिकारों के जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनके खिलाफ क्रांति, निष्क्रिय प्रतिरोध को राजनीति में शामिल किए जाने की सोच के खिलाफ। नहीं, निष्क्रिय प्रतिरोध के खिलाफ ये क्रांति नहीं थी। तो इसका सही उत्तर है ये। कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? राम मनोहर लोहिया के समानता संबंधी विचारों के संदर्भ में सही कथन पहचानना है इसमें। निरपेक्ष समानता संभव है? नहीं, गलत है। निरपेक्ष समानता कहीं भी संभव नहीं है। समानता के 7 प्रकार, अरे क्रांतियों के 7 प्रकार बताता है, समानता के तो 2 ही प्रकार बताता है, मूर्त समानता और अमूर्त समानता। समानता के लिए राज्य का विलुप्त होना अनिवार्य नहीं, तो समानता तो राज्य से ही प्राप्त होती है। असमान समाज अन्यायपूर्ण है, ये कथन सही है। देखो, केवल घुमाने वाला प्रश्न है, बाकी सरल प्रश्न है। असमान समाज अन्यायपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण जी, साम्यवाद से रुझान समाप्त होने में किन घटनाओं का प्रभाव रहा? खूब पढ़ते हैं हम। पहले साम्यवाद की तरफ, मार्क्सवाद की तरफ बहुत बड़ा रुझान था, उसके बाद लोकतांत्रिक समाजवादी हुए, और उसके बाद में लास्ट में जाके क्या हो गए? जयप्रकाश नारायण जी। लास्ट की जैसी यात्रा जेपी नारायण महोदय की मिलती है। पहले मार्क्सवादी थे, उसके बाद फिर लोकतांत्रिक समाजवादी हुए और लास्ट में आके गांधीवादी हो गए। तो कहीं भी गांधी के सर्वोदय से सहमति असहमति नहीं थी, गांधी के सर्वोदय को मानते थे। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में, ये इसका एक कारण था। और लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों से असहमति नहीं। समाजवादी स्थान समाज की स्थापना हेतु अहिंसक साधनों का समर्थन। प्रश्न पढ़ो कि जयप्रकाश नारायण के साम्यवाद से रुझान समाप्त होने में किन घटनाओं का प्रभाव रहा? तो एक है, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों से असहमति, अहिंसक साधनों का समर्थन।
तो ये 1 और 2 हैं इसका सही आंसर। लोकतांत्रिक इसके सिद्धांतों से क्या हो गई थी, इनको असहमति हो गई थी और स्टालिन के इनसे सामवादी आंदोलन का स्वरूप जो था उससे इनको नाराजगी थी। अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक द अनटचेबल्स में 3 संतों की स्मृति को समर्पित है। मैंने कहा था कि एक बार किताबों के कंटेंट टेबल देख लेना, और अगर द अनटचेबल्स की अगर कंटेंट टेबल आप देखोगे तो वहाँ 3 संतों की बात है, और 3 संत हैं कबीर, रविदास, चौखामेला। नंदनार की बात नहीं है। इसका सही उत्तर है नंदनार। कमला देवी चट्टोपाध्याय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया गया था? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसका उत्तर संचार कला, पत्रकारिता और साहित्य कर दिए गए हों। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इनको सामुदायिक नेतृत्व में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि ग्रीन द्वारा प्रदत्त आदर्शवादी राज्य सिद्धांत में सरकार का कार्य जीवन की उन परिस्थितियों को बनाए रखना है जिसमें नैतिकता का सार निहित होता है। टीएच ग्रीन। और टीएच ग्रीन ने बताया है कि आदर्शवादी राज्य सिद्धांत में सरकार का कार्य जीवन की उन परिस्थितियों को बनाए रखना है जिसमें नैतिकता का सार निहित होता है। और किसमें सार निहित होता है नैतिकता का? भारी रूप से थोपे गए दायित्वों की शैक्षिक स्वीकृति में नहीं। राज्य प्राधिकरण के माध्यम से सामूहिक नहीं। स्वतः आरोपित कर्तव्यों के निस्वार्थ पालन में, हाँ, स्वतः आरोपित कर्तव्यों के निस्वार्थ पालन में नैतिकता का सार्थ निहित होता है ग्रीन के द्वारा। ग्रीन ने नैतिकता पर खूब काम किया है। बी आर अम्बेडकर की नागरिक स्वतंत्रता की धारणा 3 आयामों पर बल देती है, और निम्नलिखित में से कौन कौन से जो आयाम है? देखो, इसमें जो नागरिक स्वतंत्रता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताई है वो 3 प्रकार की बताई हैं। एक तो बाक की यानी भाषण की, एक कार्य करने की यानी एक्शन की, और एक संघ बनाने की। नागरिक स्वतंत्रता 3 प्रकार की बताई हैं। एक तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक कार्य करने की, एक संघ बनाने की। तो निवास और व्यवसाय की नहीं बताई हैं, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है 3 और 4। बाकी ये जो कमला देवी चट्टोपाध्याय वाला है इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था इसमें सामुदायिक नेतृत्व है, बाकी मुझे इसमें प्रश्न को देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें संचार कला, क्योंकि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी मैंने ये भी पढ़ा है इसमें सामुदायिक नेतृत्व, अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा है। मैं इसको श्योर करके आपको बता दूंगा कमला देवी चट्टोपाध्याय वाले को। तो ये आपके 150 प्रश्न थे, आप मिला लेना। मेरे हिसाब से लगभग लगभग इसमें सही है। देखो 7, 8, 10 प्रश्नों की मैं कहता नहीं कि लास्ट की में बदल जाएंगे, बाकी देखते हैं कितने बदलते हैं कितने नहीं बदलते। खूब सारे टीचर पहले भी देते हैं, हमारे सीनियर्स ने, हमने जब असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर दिया था दिए थे तो 25-25, 30-30 प्रश्नों के उत्तर बदले। पेपर का लेवल जो ये फर्स्ट पेपर है उसका लेवल मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, मॉडरेट लेवल है। इसमें स्कोर की अगर मैं बात करूं आपसे, देखो इस पेपर का मैं बात कर रहा हूँ 150 प्रश्न है, और इसमें से आप जैसे अटेम्प्ट करोगे ना तो मेरे हिसाब से जो आइडल जो अटेम्प्ट करने का जो है वो आपने जैसे अटेम्प्ट कर दिए होंगे 130 से 132 प्रश्न, इतने प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं हमेशा अटेम्प्ट ज़्यादा करने में बिलीव करता हूँ, 2 ऑप्शन में जिनमें भी डाउट है मैं उनको करता हूँ। अब 132 में से मान लो जैसे आपके अपन खूब लेके चलें तो मान लो 36 क्वेश्चन जैसे गलत हो गए तो 12 कट जाएंगे, 48 हो गए। तो 132 में से अगर अपन 48 काटेंगे तो 4 और 84 तो लगभग 42, यानी 42 अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हो ना तो ये है आपका सही स्कोर। इतना स्कोर तो मेरे हिसाब से आपका पहुंच जाना चाहिए 42। ये स्कोर अगर आपका जा रहा है तो ठीक है। अगर मैं पेपर देता तो मेरा स्कोर लगभग 42 या 44 यहाँ तक मेरा स्कोर पहुंचता। बाकी पेपर तो देखो अपन जब पेपर देते नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर भी नहीं होता। मैंने तो इस पेपर को खैर अच्छे से कर लिया। बाकी एग्ज़ाम हॉल में जो होते हैं तो अपने पास बहुत प्रेशर होता है, बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं पेपर में, अपन करते हैं सिली मिस्टेक्स। लगभग 15 से 20 प्रश्न तो ऐसे गलत हो जाते हैं जो आते हुए होते हैं, और वो सबके साथ होते हैं। आप कतई भी निराश ना हो इस चीज़ को लेकर। सेकंड पेपर की चर्चा
मेरे पास अभी आया नहीं है। जैसे ही मेरे पास सेकंड पेपर अवेलेबल होगा मैं आपसे चर्चा तुरंत करूँगा। आप चैनल से जुड़िए, आपको ऑथेंटिक मैटर में प्रदान करूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपने साथियों तक पॉलिटिकल साइंस के लिए उनको भेजिए। मैंने जो सफलता प्राप्त की, मैं चाहता हूँ आप भी उस प्रकार से सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। शेयर ज़रूर करें आप। थैंक यू।